हम लोगों को 2 प्रश्नों का आज उत्तर तलाशना है या खोजना है आप लोगों की मदद से, फिरोज और निकिता की मदद से। वो यही है कि ये इजराइल और हमास के बीच का द्वंद्व शुरू कैसे हुआ, और दूसरा ये कि दुनिया का जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस, उसमें इजराइल का जो एक बहुत हमलावर रुख है, इसके पीछे कौन ताकतें खड़ी हैं और उसका दुनिया के लिए क्या महत्व है। आइए हम लोग फिरोज जी के जरिए और निकिता जी के जरिए इन बातों को सुने, और इनकी बातों के बाद कुछ प्रश्न उत्तर का समय रहेगा जिससे और स्पष्टीकरण हो सकेगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहीं से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। अपनी बात की शुरुआत करें। हम देख रहे हैं बाकी लोग जो अपना म्यूट कर लें जी, और फिरोज जी अपनी बात शुरू कीजिए और हम म्यूट लोगों को करते रहें। जी साथियों धन्यवाद। आनंद जी का, मंथन जी का फोन आया था, रामशरण जी, सुल्लम जी ने ये जो बात आज के लिए जमा हुए। मुद्दा है साथियों की रामशरण जी ने एक बेसिक मुद्दा खड़ा किया एक्चुअली कि फिलिस्तीन क्यों, जब नरसंहार यहूदियों का हुआ जर्मनी में तो फिलिस्तीन क्यों। और उसमें ये बात आती है कि आपको बता दूं कि 1933 में जब हिटलर सत्ता में आते हैं तब ये क्राइसिस और भी बढ़ती है, और वो टाइम के यहूदियों ने एक्चुअली ग्लोबल बॉयकॉट अनाउंस कर दिया था जर्मनी का। जर्मनी के जूस ने ग्लोबल बॉयकॉट अनाउंस किया था हिटलर के खिलाफ। तो मैं सोच सकता हूँ कि आज मोदी यहाँ है और भारत के मुसलमानों ने ये ऐलान किया कि दुनिया के मुसलमान बॉयकॉट करो इंडिया को, तो अंदर क्या होने वाला था। तो वो खाली सोच के लिए रख रहा हूँ। उसके साथ क्या हुआ था कि जब ये समझ में आया कि यहूदी पे बहुत आक्रमण हो रहा है, तो अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1938 में, कॉल दी EVN कॉन्फ्रेंस, EVIAN, जिसमें दुनिया के 33 देश साथ में आए थे। और उसमें ये तय होने वाला था कि जो 5.5 लाख यहूदी जो जर्मनी ऑस्ट्रिया में है उनको कौन कितने कोटा देकर ले जाए। सिर्फ 5.5 लाख लोग। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बड़े बड़े विशाल यूरोपियन कंट्रीज है, मगर किसी ने कोई खास कदम उठाया नहीं यहूदी को बचाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि ये 7 अक्टूबर की तो बात आएगी, मगर हमको बेसिकली जाना पड़ेगा एटलीस्ट टू दी 1860s, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के सवाल को लेकर धर्म का कोई रोल ही नहीं है। धर्म का भी रोल है, संस्कृति का रोल है, धार्मिक किताबों का रोल है, राजनीति का रोल है, अर्थव्यवस्था का रोल है, सब रोल है। वो सब होता है, ये सब एक कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट में सब होता है। तो 1860s में जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो सबसे विशाल एम्पायर थी उसी दौरान। तो उनमें प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में एक डिबेट चली कि हमारा जीसस का सेकंड कमिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो उनमें एक लाइन चली प्रोटेस्टेंट्स में, कैथलिक्स का मामला नहीं था, ये प्रोटेस्टेंट्स का मामला था, कि द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट विल ओनली हैपन व्हेन सर्टेन बिब्लिकल प्रोफेसीज विल बी फुलफिल्ड। कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज है जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी ईसा मसीह आएंगे वापस। उसमें ये बात बनी कि इजराइल को बसाओ, दुनिया को, यहूदी को जमा करो, और वो तभी ये बात हो गई। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन जायनिज्म। क्रिश्चियन जायनिज्म, उसके समझे बिना ये मुद्दा आप समझ ही नहीं पाते। खैर आगे बात बढ़ी। 1895 में बेजल स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहां तय हुआ 5 जगह थी, युगांडा भी था, मैडागास्कर भी था, ये अलग अलग किस्म के ऑप्शन थे, मगर ये तय हुआ रशियन जूस ने इनफैक्ट ये बात रखी कि हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये सिर्फ फिलिस्तीन हो सकता है। दैट इज द चोजन लैंड दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय आवर गॉड। सो दैट्स व्हाई इट केम डाउन टू दैट पार्ट। फिर 1890s और अर्ली 20th सेंचुरी में 1905 में काफी दंगे बंगे हुए थे ईस्टर्न यूरोप में। द जूस वर मूविंग आउट ऑफ रशिया, पोलैंड, कमिंग टुवर्ड्स फ्रांस एंड ब्रिटेन। वहां भी बहुत उथल पुथल थी कि इतने यहूदी वहां से आएंगे तो हम लोग कैसे उनको समा पाएंगे। तब जायनिस्ट ने उनको सोल्यूशन दिया कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, हम जूस को यूरोप से निकाल के सबको लेके जाएंगे पैलेस्टाइन, मगर इसमें आपकी सहायता लगेगी। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ 1914 में, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 को पूरा का पूरा स्पॉन्सर जो ब्रिटेन को किया वो रॉथशील्ड फैमिली ने किया था, बैंकिंग फैमिली, जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग फैमिली है। उन्होंने जो
मुआहिदा किया था ब्रिटेन के साथ, जो बाद में आया बाल्फोर डिक्लेरेशन करके 1917 में, कि जो आपको हम लोग ने फाइनेंशियल मदद की है, बहुत सारी उसमें और भी अग्रीमेंट्स होगी उसमें, मगर हमको पैलेस्टाइन चाहिए। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन ये बोलता है, हियर मैजेस्टीज गवर्नमेंट विल क्रिएट ए जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बैंकिंग फैमिली को लेटर देती है। दैट इज हाउ इजराइल का जन्म 1917 में जो हुआ है, वहां से बात आती है, और फिर माइग्रेशन चालू होता है यूरोप से, और ये सब जो बातें हुई। फाइनली जो मेजर पावर्स थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी, तो सबने इजराइल को बैकिंग किया था। इंडिया ने तो ऑफकोर्स पैलेस्टाइन के लिए वोट की थी, क्योंकि हमारा भी बंटवारा हुआ था। हम लोग समझ रहे थे कि धर्म के बंटवारे से क्या नुकसान होता है। तो मगर इजराइल के साथ सभी वर्ल्ड पावर्स, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, और तब तक 1947-48 में इजराइल, जूस बहुत पावरफुल हो गए थे, उनका पूरा बैकिंग था इस पावर्स का। फिलिस्तीन एक खेती, इट इज अ पेजेंट सोसाइटी एक्चुअली। पैलेस्टाइन एक खेती करने वाले लोग थे, छोटे बिजनेसमैन भी थे, मगर मेजरली फिशिंग खेती वाले लोग थे। वो लोग कर नहीं पाए, और वो बन गया वो टाइम पे। और पॉइंट ये था कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था बंटवारे को लेकर, कि एक्चुअली 1917 में जूइश पॉपुलेशन सिर्फ 5% था, और होते होते वो 33% हो गए, क्योंकि यूरोप से सबको लाया जा रहा था। हिटलर ने भी 60,000 जूस को जर्मनी से ट्रांसफर करके पैलेस्टाइन भेजा था। हिटलर भी निर्माता है इजराइल के, ये भी आप समझ लीजिए। तो उसमें ये बात बनती है कि यूनाइटेड नेशंस का एक बंटवारे का प्लान आता है, कि जो 33% यहूदी है उनको 56% लैंड दी जाए, और जो 67% लोग हैं उनको 44% लैंड दी जाए। तो और बोले, भाई हमारी जमीन है, आपने हमारा ले लिया, वी कैन एग्री टू अ पार्टीशन। उसमें से वो वॉर हुई, और इजराइल ने 78% लैंड ले ली, बचा खाली वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम। बाद में 1967 में भी हो गया। हमास तो बात की बात है, वो 87-86 में पैदा हुआ, और इसराइल ने उसको जन्म भी दिया था, ताकि जो फतह का जो सेकुलर राष्ट्रवाद है, जो जैसे हमारा कांग्रेस का था, तो फतह को काउंटर करने के लिए हमास को टाइम पे खड़ा किया था। वो तो अनडाउटेडली वो एक फैक्ट है। 87 में इंतिफादा होता है, एक इंतिफादा उठाओ, और वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट खड़ी होती है इजराइल, पैलेस्टाइन में, और उसका बड़ा परिणाम हुआ, जिसमें ओस्लो अकॉर्ड की तरफ हम लोग जाते हैं। 93 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ, यासर अराफात और इत्साक रबीन के बीच में, अराफात को भी ये दिया गया था नोबेल प्राइज अवार्ड। उसको पहले आतंकवादी बोलते थे, बाद में नोबेल अवार्ड दे दिया। मंडेला को भी नोबेल प्राइज दिया था, उसको तो 2008 में उसे आतंकवाद का 2008 में निकाला था। सो द पॉइंट इज दैट 93 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसमें से तय हुआ था कि 1999 दो राष्ट्र बनेंगे, और आप समझ लीजिए कि पैलेस्टाइन ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने अपना 78% लैंड जो जा चुका था 1948 में, वो पूरा का पूरा दे दिया, और वो बोला जो 22% लैंड हमारा आपने 1967 में ले लिया, हम उस पर भी राजी है, चलो वही करके हम अपना पैलेस्टाइन मान लेंगे। 78% लैंड दे दिया, 22% लैंड रखा। दैट वाज द बिग कॉम्प्रोमाइज। ऐसा कोई फ्रीडम स्ट्रगल ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कभी किया नहीं। खैर, इजराइल ने उसका फायदा लिया, अराफात से काम करवाया पुलिस का, कि तुम अभी ये हमारी सिक्योरिटी का काम तुम्हारा। मतलब ब्रिटिश बोल रहे कांग्रेस को कि हम जा रहे हैं, मगर कांग्रेस हमारी हिफाजत करेगी। ये काम अराफात को दे दिया था। अराफात ने काम किया, वो फंस गया, और बाद में अराफात को सन 2000 में बुला के बोला कि अभी जो तुम्हारे साथ रिकॉर्ड होगा, ये कैम्प डेविड ने बुलाया था सन 2000 में। एहूद बाराक थे प्राइम मिनिस्टर, और बिल क्लिंटन को बिठाया था। अराफात को 3 ऑप्शन दिए थे। ईस्ट जेरूसलम भूल जाओ, वो तुम्हारा कैपिटल नहीं होगा। एक अबूदीस करके गाँव है, वो ले लो। वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स है वो रहेंगे, और ये नया मैप है, मतलब टुकड़े 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 वेस्ट बैंक करेंगे। और तीसरी बात कि जितने यूनाइटेड नेशंस के करार है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो भूल जाओ। कोई इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो भी यूएन के रेजोल्यूशन से भूल जाओ। अराफात रिफ्यूज, अराफात को आतंकवादी घोषित किया गया, रमाला में उसको बंद किया, पॉइजन देकर मरवाया। फिर 2005 में जो चुनाव होते, हमास जीत कर आता है। दे वर आल्सो सरप्राइज्ड। हमास वन द इलेक्शंस एज अ पॉपुलर वोट, और फतह ने तब तक अराफात के बाद वो बेसिकली एक कोलैबोरेटर रेजिम बन चुका है। कोलैबोरेटर इजराइल का पूरा सिक्योरिटी का ट्रेनिंग सीआईए और मोसाद उनको देती है। तो हमास बिकम्स द फोरफ्रंट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड दे वन द पॉपुलर वोट। क्योंकि हमास इलेक्शन जीती, तो अमेरिका और इजराइल ने इलेक्शन को रद्द कर दिया। 2005 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन हुआ नहीं है। 20 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। महमूदाबाद सबसे का अभी भी है। इंतिफादा हुए, पहला इंतिफादा बहुत ही नॉन वायलेंट था। दूसरा इंतिफादा हुआ जब अलग सा मस्जिद पे
आक्रमण की बात एरियल शरॉन की कि ये मस्जिद हम लोग लेकर आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे का नारा था जो आरएसएस, मोदी और नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट को जोड़ता है। तो अलग सा वाला मामला क्या है इसमें? मैं जो बोलता हूँ कि धर्म वाला जो एलिमेंट है इसमें, कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का मामला है कि ईसा मसीह तभी आएंगे जब एंटी क्राइस्ट आएगा। या जिन्होंने ग्रेगरी पेक की पिक्चर देखी है, जो ओमेन, वो समझ जाएंगे मैं क्या बात बोल रहा हूँ। ये 70s की पिक्चर है, आपके जमाने की पिक्चर है। तो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का मामला है कि ईसा मसीह तभी आएंगे जब एंटी क्राइस्ट आएगा, हु विल बी जूइश। अभी ये यहूदी एंटी क्राइस्ट आने के लिए पहले अलक्सा को तोड़ना है, टेम्पल ऑफ सोलोमन को वापस स्थापित करना है, उसके बाद जूइश मसीह आएगा जो एंटी क्राइस्ट होगा, और फिर ईसा मसीह आएंगे। दिस इज क्रिश्चियन एंड जूइश ज़ायनिज्म। इट इज टोटली बिजार, बट दिस इज व्हाट रन्स पॉलिटिक्स इन दैट रीजन। ओके, खैर 2005 में जब हमास आया सत्ता में, और 2007 में जब उसने 2005 में जब इजराइल को निकाल दिया गाजा से, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, मगर पूरा घेरा रहा। अभी जो गाजा की बात आती है कि क्यों ये 7 अक्टूबर का उठाव क्यों, 2007 से 2023 तक 17 साल 23 लाख लोग एक जेल में बंद है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। सभी दरवाजे आपके घर के, और कोई कंट्रोल करता है कितना पानी कितना खाना आएगा, आप बाहर जा सकते नहीं बाहर सकते। एक बहुत बड़े जेल में 23 लाख लोगों को बंद कर दिया था। 2018 में एक बहुत बड़ा नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ। हर जुम्मे को गाजा के लोग बॉर्डर पे मार्च करते हैं। मैं गाजा जा चुका हूँ, आप लोगों को मालूम ही है। तो गाजा मार्च करते के बॉर्डर पे मार्च करते कि ये दीवारें तोड़ दो, हमको बाहर निकलने दो। हर जुम्मे को वहां फायरिंग होती थी, लोग मरते थे, और 1.5 साल तक चला था। और ये हिंसक आंदोलन इतना बड़ा हिंसक आंदोलन हमारे सदी में हुआ नहीं है, मगर उसकी कोई नोंद शायद भारत में किसी ने ली नहीं। खास करके जो हिंसावादी आंदोलन जो बात करते रहते, उनको शायद पता भी नहीं कि 2018 में इतना बड़ा हिंसा का आंदोलन गाजा में हुआ था। उसके बाद ये बात हुई कि जो नेतन्याहू का एजेंडा था, नेतन्याहू का बेसिक एजेंडा बहुत क्लियर है। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस। अभी ये ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट कहां से आता है? ये बॉर्डर्स कहां से डिफाइन होती है? ये ओल्ड टेस्टामेंट से डिफाइन होती है, बुक ऑफ जेनेसिस से डिफाइन होती है। ये चोजन पीपल ऑफ कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो मनुवाद ब्राह्मणवाद का 10,000 गुना खतरनाक कंसेप्ट है, वो कहां से आता है? चोजन पीपल ऑफ गॉड, वो आता है ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से। ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियन बोलते हैं, तो इनको खाली बाइबल बोलते हैं जूस। ओके, तो जाइनिज्म में जो धर्म का रोल है, वो हम समझे बिना जाइनिज्म को हम लोग समझ नहीं पाएंगे और उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो सुपरमिसिस्ट आइडियोलॉजी है, रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, ग्लोबल कॉलोनाइजेशन का आइडियोलॉजी है। उनका मैटर ये रीजन से खत्म नहीं होता, उनको पूरी दुनिया पे राज करना है। गेनाडी जुगोनोव ने 1998 में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ है रशिया के, 1998 में गेनाडी जुगोनोव ने ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म की बात की थी। ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म की बात की थी। ये क्या है? आज ब्लैक रॉक कंपनी की वैल्यूएशन $17 ट्रिलियन है, हमसे 4, 4.5, 5 गुना एक कंपनी का वैल्यूएशन है। इतने पावरफुल है लोग। खैर, 2006 में इजराइल ने आक्रमण किया लेबनान पे, हिजबुल्लाह को हराने की कोशिश थी, और साउथ लेबनान को अपने कब्जे में करने की कोशिश थी। वो लेबनान से हार गए, हिजबुल्लाह से हार गए, वो बॉर्डर पे वॉर खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने तय किया कि कुछ भी करके असद को हटाने, क्योंकि वो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, पैलेस्टाइन, ये जो 6 कंट्रीज है, एक्स ऑफ रीजन बोलते हैं, एक एक करके इनको खत्म करना है। तो एक वॉर चल रही है गाजा में, दूसरी वॉर चल रही है लेबनान में। असद को हटाकर अल-कायदा चीफ जोलानी को बिठा दिया है, जो अल-कायदा के चीफ थे। जोलानी आज प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया है, असद को हटा दिया गया है। इराक में भी प्रॉब्लम्स है, मगर ईरान और यमन जरूर खड़े हैं, और ये पूरी वॉर अभी दिख रही कि ये 2 देश लड़ रहे हैं। कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन के 7 अक्टूबर क्यों हुआ? 7 अक्टूबर हमास को करना जरूरी था, क्योंकि एक लेवल आ रहा था कि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं था। कैद थे, वेस्ट बैंक में रोज जमीनें जारी है, रोज अलग-सा पे हमले हो रहे, सेटलर्स वहां के सेटलर्स बेसिकली मिलिशिया है, वो कोई सिविलियंस नहीं है, सब उजी मशीन गन लेकर घूमते हैं, और उन्हीं का कोई नियंत्रण नहीं है। तो 7 अक्टूबर का उठाव में, क्योंकि सऊदी और इजराइल करार साइन करने वाले थे, आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गोइंग टू यूरोप बनने वाला था, और नेथन्याहू ने जो मैप यूएन भी बताया था, वो मैप पे पैलेस्टाइन था ही नहीं। बोला तुम लोग का चैप्टर खत्म, सब अरब देश हमारे साथ है, तुम्हारे साथ है कौन? तो 7 अक्टूबर हो गया। मगर क्या नेथन्याहू को पता था कि 7 अक्टूबर होने वाला है? उसको यकीनन पता था, और उसने होने दिया। मैं आपको 3 उसके फैक्ट्स देता हूं, 3 तथ्य।
नंबर 1, न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट मैं आपको भेज भी दूंगा। 1 साल पहले नेतन्याहू को पता था कि ये अटैक आने वाला है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज का हेडलाइन रिपोर्ट है। दूसरा, इजिप्ट सरकार ने 10 दिन पहले नेतन्याहू को बता दिया था कि एक अटैक आ रहा है। नेतन्याहू का ये फेक न्यूज था, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, इजिप्शियन सरकार ने नेतन्याहू को बताया था। तीसरा तथ्य, 3 महीने पहले से इजरायली विमेन सोल्जर जो गाजा पेरीमीटर को गार्ड करती है थ्रू ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ तो हो रहा है, खेती में कौन हो रहा है, उनके ट्रायल चल रहे हैं, वो कुछ प्रैक्टिस सेशन चल रहे, कुछ तो हो रहा है। उनको बोला गया कि अगर आपने मीडिया में कभी भी बात की तो आप पे मिलिट्री ट्राइब्यूनल में केसेस चले जाएंगे। आप गाजा में इनको जाने बिना कुछ कर ही नहीं सकते। मैं गाजा गया हूं, वहां इलेक्ट्रॉनिक जो दीवार है, वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, वो दीवार पे भी कैसे पहुंचे वही बहुत बड़ी बात है। ओके, और वहां ड्रोन सर्वेलेंस चप्पा चप्पा फुट बाय फुट आपका मैपिंग है, आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। अटैक हो गया, ये भी सरप्राइज है। जब अटैक हुआ 2 घंटे तक तो उनके सामने कोई था ही नहीं। तो नेतन्याहू क्या, भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग मारो, बाद में मैं आके मारता हूं। उन्होंने जो गिलाटी डिवीजन है वहां जरूर, गिवाटी डिवीजन है वहां जरूर फाइट हुई। 300 इजरायली सोल्जर मारे गए और हमास के भी जो लोग मारे गए वो होंगे 1200 लोग कुल मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने सेटलर्स से, हमास का टारगेट ये था कि मैं सेटलर्स को पकड़ कर लाता हूं और मेरे जो 10,000 बंधक है उनको छुड़ाने का काम करता हूं। एक गिलाद शरीर के सामने उनको 1007 2016 में उन्होंने एक्सचेंज किए थे। तो उनका कैलकुलेशन था कि 200-500 जो भी लोग मेरे हाथों में उनको लाओ और मेरे 10,000 लोग को निकालू, वो उनका एजेंडा था, उनका मारने का एजेंडा था नहीं। पहला रिपोर्ट आता है अक्टूबर 13 का, यास्मीन पोराट का ऑन इजराइल चैनल, ऑन इजरायली रेडियो कार्ड्स। यास्मीन पोराट बोली, मुझे हमास बंधक बनाकर लेकर गई थी, मैं मेरे दोस्तों के साथ थी, बाद में इजरायली टैंक फायर हुआ, मैं वहां से भागी, मगर मेरे दोस्त मरे इजरायली टैंक फायर से। स्कॉट रिटर का बोलना है, जो यूएस मरीन है, कि 80% जो इजरायली मरे वो खुद इजरायली आर्मी ने मारे। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ ऑफ द नोआ फिल्म, नोआ म्यूजिक फेस्टिवल, जो गाजा के पास कभी हुआ नहीं। 2 दिन का होता था, 3 दिन का हो गया। हमास के लोग बाहर गए, वो भी सपरे से म्यूजिक फेस्टिवल कहां से आ गया वो पकड़ने गए। उसके बाद क्या हुआ कि हैनिबॉल डिटेक्टिव क्या है कि इजराइल ने तय कर लिया कि अगर हमारा कोई भी एक सोल्जर या सिविलियन बंधक बनने वाला है तो उसको मार डालो, उनके हाथों में जाने मत दो, क्योंकि बाद में प्रिजन एक्सचेंज करना पड़ता है। तो मास हैनिबॉल डायरेक्टिव चला गया था। 28 अपाची हेलीकॉप्टर ने फायरिंग की हेलफायर रॉकेट से और बड़े पैमाने पर यहूदी को मारा है। और ये एक एयरफोर्स ऑफिसर है, इजरायली एयरफोर्स ऑफिसर है, उसने रिकॉर्ड पे बोला है। अपाची हेलीकॉप्टर्स का रिकॉर्डिंग भी अपने पास है, ठीक है। और मैक्स ब्लूमेंथॉल करके एक जूइश अमेरिकन है, जिसको इन्होंने इसको पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दिया, और ये सब चीजें इजरायली अखबारों में भी आ चुकी है। और 7 अक्टूबर हो गया, उसके बाद बोला गया कि 40 बच्चों को मारा, इजरायली यहूदी औरतों का बलात्कार हुआ। एक भी बलात्कार नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी की लेडी आई, विमेन्स टीम आई थी, वो उन औरतों को मिलने के लिए, नेतन्याहू ने एक भी औरत को मिलने नहीं दिया। सीएनएन ने तीसरे दिन माफी मांग ली थी कि कोई 40 बच्चे मारे नहीं गए थे। बाइडेन ने बोला मैंने तो फोटो देखे, ऐसे कोई फोटो थे ही नहीं। मगर कॉर्पोरेट जायनिस्ट मीडिया से पूरे दुनिया में ये कर दिया था कि हमास एक आतंकवादी है। बहुत सारे हमारे लोग भी उन चक्करों में फंसे, राजदीप सरदेसाई जैसे भी लोग फंसे। हमारी पूरी गोदी मीडिया पहुंची, बोलो आतंकवादी है, बोलो आतंकवादी है कर करके पूरा एक तमाशा बना दिया था हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, और आप ये भी देख लीजिए, हमास ने इनफैक्ट ऑफर दिया था 9 और 10 तारीख को कि आप अंदर मत आइए, हम लोग कोई बातचीत करके इसको सॉल्व करते हैं। मगर नेतन्याहू को अंदर आना था, क्योंकि उसको पूरा का पूरा लेना। और नेतन्याहू कर क्यों रहा है? नेतन्याहू के करप्शन के केसेस है, वो 5 साल जेल में जा सकता है। ब्राइबरी के केसेस है, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन केसेस है, बहुत कुछ केसेस है उसपे। तो नेतन्याहू अगर नहीं करता, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को पूरा कंट्रोल करने जा रहा था, लोग सड़कों पे आ गए थे, आधे देश उधर आधा देश उधर, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी। इसलिए नेतन्याहू को जरूरत थी कि 7 अक्टूबर जैसा कुछ हो जाए, और वो उसे होने दिया और हो गया। और आज भी पोजीशन है कि आज अगर ये वॉर खत्म होती है तो नेतन्याहू जेल में जाएगा। तो वॉर को आगे के आगे बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ये नरसंहार चालू हो गया। और 1 मिनट फिरोज जी, जी, आपका 18 मिनट हो गया, लेकिन अभी चूंकि कमर आगा जी नहीं आए हैं, और उसका से आपके पास समय है, लेकिन 5-7 मिनट में आप समाप्त कीजिए। नो प्रॉब्लम। अभी आई कम टू दी करंट सिचुएशन में, सीधा अभी के सिचुएशन में आ जाता हूँ। मुझे बोला गया था कि 20 मिनट हिस्ट्री में बोल रहा था, क्योंकि आपके सवाल बेसिकली बहुत हिस्ट्री में लेके जा रहे थे। ओके, अभी की सिचुएशन यह है कि गाजा का सिचुएशन यह है
किसी ने कहा कि गाजा को इजराइल ने कैप्चर कर लिया, नहीं कैप्चर कर लिया है। गाजा ऊपर से उनके हाथों में है, गाजा की कुछ पट्टियां हाथों में है, मगर गाजा में वो अपने सोल्जर्स को नहीं उतार पा रहा है, क्योंकि आज भी हमास उनके खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए हवाई जहाजों से हमला हो रहा है, मिसाइल और ड्रोन से हमला हो रहा है, मगर जमीनी कार्रवाई में अभी भी गाजा को वो पूरा 100% ले नहीं पा रहा है, 50% भी नहीं लिया है। मगर वो कल क्या रहा है कि एथनिक क्लेंजिंग करना है, बच्चों को मार रहा है, क्योंकि बुक ऑफ सैमुअल्स, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम द बाइबल, सैमुअल्स 1 चैप्टर 15:3, बुक ऑफ सैमुअल्स, पैलेस्टीन आज के अमेलेकाइट्स है, बच्चों को मारो, उनके बच्चों को मारो, वो इन्फेंट्स को मारो, औरतों को मारो। ये बिब्लिकल वर्स है जो ये फॉलो कर रहे हैं। उससे भयंकर और भी वर्सेस है ओल्ड टेस्टामेंट में, बहुत वायलेंट जेनोसाइड किताब है। ओके, इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि धर्म नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, एक पूरी झूठी बात है। इट इज टोटली नॉट ट्रू। ओके, एनीवे द पॉइंट इज दैट उसके साथ ये बात आती है कि ऑल ऑफ सडन नेतन्याहू ने ईरान पे अटैक क्यों किया? गाजा में तो संभाल नहीं पा रहा है, वहां से यमन फायरिंग कर रहा है, यमन को रोक ट्रम्प नहीं पाया, वो यमन को रोकने गया, उसको यमन से 1 महीने के बाद भागना पड़ा। यमन लड़ रहा है, दुनिया का सबसे गरीब देश है, मगर वो लड़ रहा है। तो फिर ऑल ऑफ सडन ईरान पे हमला क्यों? यहां भी पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी। दो किस्म की क्राइसिस, एक तो ईरान ने उनके सभी न्यूक्लियर सीक्रेट्स को अपने स्पाइस के जरिए निकाला है, जिसमें आईएईए का भी एक रोल आया कि आईएईए ही प्रोवाइड कर रहा था साइंटिस्टों का, जो ईरानियन साइंटिस्ट के जो नाम मोसाद के पास जा रहे थे, वो जो ग्रॉसमैन है आईए का चीफ, वही सब प्रोवाइड कर रहा था। ओके, दूसरा जो क्राइसिस आया कि जो हारेडी, जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स जूस है, उनको आर्मी में सर्व करना नहीं है, और वो क्लैश है पॉलिटिकल क्राइसिस का। सरकार गिर जाती, उस सरकार को गिरने बचाने के लिए इसने जाके ईरान पे हमला कर लिया। अभी ईरान पे हमला करने का मतलब है कि ईरान बहुत ही एक पावरफुल कंट्री है। वो लड़ा था अकेला 1979-80 में भी बड़े पावर्स के साथ, जिसमें सोवियत रूस भी था, जिसमें रशिया, जर्मनी, फ्रांस, सब गल्फ कंट्री, सब अरब, सब एक साथ हो गए थे, मगर वो सबके सामने लड़कर टिक गया था। उसके बाद खास कुछ था भी नहीं। ये टाइम पे ईरान के साथ रशिया, चाइना भी खड़ा है, बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, दुनिया की मेजोरिटी कंट्रीज आज ईरान के साथ खड़ी है, मगर रशिया, चाइना तो खड़े ही खड़े उसके साथ। ओके, ये तीनों का एक जो असली RIC आज का, वो रशिया, इंडिया, चाइना है, रशिया, ईरान, चाइना है। मोदी ने इंडिया का रोल को खत्म कर दिया है, वजूद को खत्म कर दिया है, चाहे वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट हो। वो अभी वो ट्रम्प के कदमों के जाके बैठ चुका है। जो G7 का मतलब जाने का वही होता है, बुला नहीं था, हाथ जोड़ के वो गया है। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट नेतन्याहू इज ट्राइंग टू गेट अमेरिका इनटू द वॉर, क्योंकि वो अपने आप तो लड़ नहीं पाएगा, वो कोई लॉन्ग लड़ाई लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल बहुत क्विक वॉर जीता है पहले। ये वॉर बहुत लंबी चलेगी, ईरान ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर लेगा, इजराइल नहीं सस्टेन करेगा। आज की ट्रम्प की स्टेटमेंट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है अभी तक तो बोलने, क्योंकि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स है, जो अमेरिका फर्स्ट सपोर्टर्स, उनका है कि भाई तुम तो आए थे कि हम लोग और वॉर नहीं करेंगे, मगर तुम तो यमन पे भी वॉर करे, तुमने जेनोसाइड भी गाजा में जो चल रहा है पूरा ट्रम्प करवा रहा है, तो ईरान पे अभी तुम मत जाओ। वो बहुत बड़ा डिवीजन है अमेरिका में ट्रम्प के सपोर्टर्स में। डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स तो 70% आज इजराइल के विरोध में हो गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरशिप का बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब कंट्रोल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के 3 तरीके से कंट्रोल, पैसा, क्रिश्चियन जायनिज्म, एंड थर्ड बाय दी जेफरी एस्टाइन टेप्स, जो वीडियो और ऑडियो टेप्स है, जो चाइल्ड सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन के पूरा एक मोसाद ने जाल बिछा के बहुत सारे लीडर्स का ब्लैकमेल करके वो उनको कंट्रोल करते हैं। अभी ये पोजीशन है कि ईरान ने पहले दिन तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उनका जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था, वो ब्लाइंड हो गए थे, वो टाइम पे इजराइल हावी हो गई थी, मगर उसके बाद तुरंत ईरान ने जो जवाब दिया है, और ईरान ने 3 अमेरिकन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स को खत्म कर दिया है। तो राफेल भी यहाँ काम के नहीं रहे, वहां F-35 काम के नहीं रहे, तो यहाँ चाइनीज सिस्टम्स हावी हो गई, वहां ईरान की खुद की इंडिजिनियस सर्फेस टू एयर मिसाइल रॉकेट सिस्टम हावी हो गई। तो पहली बार ये हो रहा है कि जो वेस्टर्न सिस्टम्स है, चाहे वो उनके जेट फाइटर्स है या उनके मिसाइल्स है, वो सब कम पड़ रहे। ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और अभी जो ईरान का जो आक्रमण, सॉरी रिटेलिएशन, आक्रमण तो इजराइल ने किया था। और अभी पोजीशन ये है कि नेतन्याहू के पास अभी 2 ऑप्शन है। एक है कि वो टेबल पे बैठ के सेटल करे, ठीक है, कि भाई ओके आई एम रेडी फॉर अ 2 स्टेट सॉल्यूशन।
दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अमेरिका को उतारे लड़ाई में, और अमेरिका को उतारने के लिए उसको वही करना होगा जो उसमें वो माहिर है। आइदर वो आतंकवादी हमला अमेरिका में करवाएगा ताकि ट्रंप आ सके, या अगर ट्रंप मानेगा नहीं तो वो ट्रंप को असैसिनेशन करेगा। क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में आया था 15 दिन के बाद उसका मेमो था कि अगर मेरी हत्या की गई, मैं जब सत्ता में हूं, तो मेरी हत्या ईरान ने की है और आप ईरान पे जाके हमला करो। ये उसका मेमोरेंडम है ट्रंप का 15 दिन के बाद सत्ता में आने का। तो अभी पोजीशन यह है कि ईरान अभी हावी हो गया है इजराइल पे। इजराइल का मुद्दा यह है कि उसको बनाया था जूस को सिक्योरिटी देने के लिए। अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा तो जूस वहां क्या रुकेंगे, वो निकल जाएंगे, अपने अपने घर निकल जाएंगे, जहां जहां से यूरोप से आए। क्योंकि उसमें और एक टर्म है एंटीसेमिटिज्म, जो यूज होती है वो बेमतलब टर्म है। मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन जूस, एश्केनाजी जूस आर नॉट ऑफ सेमिटिक ओरिजिन। सेमिटिक तो पैलेस्टीनियंस है, लेबनीज है, सीरियंस है, इस इलाके के लोग सेमिटिक ओरिजिन के। यूरोप के लोग सेमिटिक नहीं है। आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट ऑफ सेमिटिक ओरिजिन। जो यूरोप का है ना को सेमिटिक है, ना भारत का मुसलमान को सेमिटिक है। सेमिटिक एक भाषा है और एथनिसिटी है, और वो ज्यादा एथनिसिटी है क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस है वो ओरिजिनल हिब्रूज के साथ उनके डीएनए मिलेगा, इनका कुछ खास नहीं मिलेगा। तो एक तो एंटीसेमिटिज्म का टर्म का कुछ मतलब ही नहीं है, वो एक यूरोसेंट्रिक क्रिश्चियन टर्म है जिसका हम जैसे लोग को तो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ को तो रिजेक्ट करना चाहिए। आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा साथियों कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस अभी आने वाले। ईरान को खुद इजराइल ने उतारा है ये जंग में, आप ये याद करिए, ईरान आया नहीं है। क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ईरान कब आएगा, ईरान कब आएगा। ईरान डायरेक्टली आ नहीं सकता था। अगर ईरान पहले आता तो अग्रेसर बन जाता और बाद में पूरा यूएस, नेटो, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी उस पर चढ़ जाता। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई कब तक ये नरसंहार चलेगा, कुछ तो होना है, कुछ तो होना है। और वो बहुत बड़ी गलती इजराइल ने कर ली है बाय अटैकिंग ईरान। अभी ईरान है, यमन है, हिजबुल्लाह भी बैठा है वहां, वो भी अपने टाइम पे आएगा। अभी ईरान बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके कारण एक ताकत बनेगी। सऊदी भी एक किस्म का रोल प्ले कर सकता है। ओमान ने भी बोल दिया है, यूएई तो गया हुआ है, इजिप्ट भी गया हुआ है, इजिप्ट में कुछ हो सकता है शायद, और जॉर्डन भी टोटली गया हुआ है। मगर सीरिया में कुछ उठाव वापस हो सकता है क्योंकि ये जो जोलानी की रेजिम है वो अलकायदा की सरकार बिठाई है। तो जो बात पार्टी की जो सरकार थी, शायद कुछ उथल पुथल होकर वो वापस सत्ता में आ सकती है। क्योंकि अगर असद नहीं गया होता तो आज ये हमला ईरान पे नहीं हो सकता, क्योंकि रिफुलिंग सीरिया की आकाशों में हो रहा था। ओके, तो इसलिए असद को हटाया गया था क्योंकि वो पैलेस्टाइन के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में इतना ही बोलूंगा साथियों कि ईरान जो बेसिकली अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का डिमांड करी, वो उसका अधिकार है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वो सिग्नेटरी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का रेगुलर उस पर सर्वेलेंस चलता रहता है। इनफैक्ट वो दे आर एक्टिंग लाइक स्पाइस फॉर इजराइल एंड अमेरिका। मगर ईरान का सिंपल डिमांड है कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए। इनफैक्ट अभी ईरान की जनता चिल्ला रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो, नहीं तो ये तो पागल हो गए, हम पे तेहरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो क्या करेंगे। नॉर्थ कोरिया अभी तक बचा है क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई डिटरेंट है। 50 लाख लोग मारे गए थे कोरियन वॉर में। अमेरिका ने 50 लोग नॉर्थ कोरियंस को मारा है, उनको वो मेमोरी है। इसलिए उन्होंने एक बॉम्ब बना के बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रखे, इसलिए नॉर्थ कोरिया सेफ है। लिबिया के पास नहीं था, वो गया। गद्दाफी के पास नहीं था, सद्दाम के पास नहीं था, वो गया। ईरान के पास है तो टिका है। तो वहां की जनता तो बोल रही कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आओ, मगर ईरान नहीं बना रहा है। ओके, तो ट्रंप ने पहला बोला कि जो तुम्हारा अधिकार है वो देंगे। बाद में ट्रंप बोला तुम्हारे पास 0% एनरिचमेंट का अधिकार है। तो वो अभी भी कश्मकश में ट्रंप के क्या करने वाला है। मगर आई थिंक अभी ईरान के हमले के बाद अगर ट्रंप सॉल्यूशन चाहता है तो ईरान के साथ सेटल करो कि नंबर 1 आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट आपका जो अधिकार है और हम आपके सैंक्शन हटाएंगे। जो बाकी का जो आईए के साथ एनपीटी के जो टर्म्स कंडीशन है वो तो ओबामा के साथ भी हुए थे 2015-16 में, वो तो बहुत ईजी बात है, ये साइन हो चुका था ओबामा के टाइम पे। दूसरी जो बात है कि सेटल करना होगा पूरा का पूरा रीजन को लेकर कि गाजा पे से पाबंदी हटाओ, सीज फायर, परमानेंट सीज फायर, पाबंदी हटाओ, ह्यूमैनिटेरियन एड शुड गो इन एंड वर्क टुवर्ड्स द 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये 3 महीने में काम हो सकता है। वो बॉर्डर्स है, इजराइल की फोर्सेज हट जाए और फिलिस्तीन का स्टेट बन जाएगा। उसके साथ लेबनान से हटे, सीरिया से हटे, क्योंकि आज कुछ कुछ इलाके इजराइल ने सब जगह कब्जे की है, और एक लॉन्ग टर्म फाइनाइट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। अगर ये नहीं हुआ और ये जंग आगे बढ़ी तो 2027-28 के बाद इजराइल का वजूद यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ की जनता निकल जाएगी और इजराइल का कहानी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद साथियों। ठीक है। लगभग 28 मिनट में जिसमें इतिहास का भी एक हिस्सा था और ईरान वाले युद्ध का भी एक हिस्सा, ईरान पर हुए हमले का भी एक हिस्सा है, बातें आई।
और अब सीधे बिना समय गंवाए हम निकिता जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात रखें। 15 मिनट, चूंकि और एक वक्ता नहीं आए हैं इस कारण से 15 मिनट से में अपेक्षा है कि बात रखें निकिता जी। निकिता जी अपनी बात रखें। जी, मैं उससे कम टाइम ले लेती हूँ। जो भी फेरोज जी बोले हैं वो पक्का उतना भी परफेक्ट नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन जो भी फेरोज जी बोले हैं वो उससे मैं पूरा सहमत हूँ। और एक और चीज था जो मैंने कल परसों ही पढ़ा था कि अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं उसमें भी, फॉर एग्जांपल थर्ड कॉन्फ्रेंस फॉर सॉलिडारिटी ऑफ अफ्रो एशियंस इन 1963, ये जो लार्जर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एजेंडा है, ये इस पे बहुत चर्चा होती है क्योंकि ये सब ऑयल रिच कंट्रीज है। और ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में स्टेटमेंट्स ऐसे दिए गए हैं कि Israel was founded to protect petroleum interests and also to halt Arab socialist and nationalist movements. And वो अरब सोशलिस्ट मूवमेंट्स का एग्जाम्पल भी फेरोज जी दिए हैं अभी पिछले 10-15 मिनट में। तो लार्जर पिक्चर ये है कि ये जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है कि अभी भी जो ईरान के साथ वॉर इजराइल ने शुरू किया और फिर भी फ्रांस ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। व्हेन इट स्टार्ट्स अ वॉर, वेयर इज इट, इट्स नॉट डिफेंडिंग इटसेल्फ। जब वॉर शुरू कर रहे हैं तो वर्डिंग में ही जो ऑपोजिट्स बोल रहे हैं ये लोग, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्लैशेस होते हैं, ये सब यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो लार्जर पिक्चर ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन को भी पक्का करने का भी जो उनका माध्यम है वो इजराइल के द्वारा करने का कोशिश है उनका। और ये चर्चा अभी का भी नहीं है, मोर देन 50-60 इयर्स से ये चर्चा सब हो रहा है, बट मे बी हमारे न्यूज में इतना ज्यादा शेयर नहीं किया जाता। तो फेरोज एक्चुअली मुझे तो अभी आई एम जस्ट अ नॉविस इन दिस। Feroz ji, if you have any more information on this, please share. On what? On what? Sorry, On Western imperialism being pushed through the Israel agenda, the Zionist agenda. मेरा बस इतना ही है जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अब है कि अब कुछ लोग अपना सवाल और टिप्पणी दोनों करेंगे। उसके बाद सवाल के माध्यम से अगर जो जवाब देना होगा या जो टिप्पणी आती है उस पर कुछ अगर कहना होगा तो 5-7 मिनट के अंत में फिरोज बोलेंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों को सवाल अगर करना है और अपनी टिप्पणी करनी है तो उसके लिए हाथ उठाएं और अपनी बात को रखेंगे। जी मंथन जी। जी बोलिए आप। जी नंबर एक बात ये कि फिरोज भाई ने विस्तार से पूरी बात यहाँ पर रख दी है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 17 जून को जो कम्युनिस्ट पार्टीज तमाम सारे संगठन मिलकर के जो देश में जो फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उन प्रोटेस्ट के साथ में जो इंडिपेंडेंट लोग हैं या समाजवादी हैं या कोई भी बैनर के साथ में सॉलिडरिटी समूह हैं फिलिस्तीन को लेके, उन्हें उनके साथ में या उनसे अलग लेकिन अपनी एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश से या दुनिया में ये संदेश एक जाना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ में भारत खड़ा हुआ है। ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और एक ऑपरेटिव इसका एक पार्ट है। दूसरी बात ये है कि ये जो भारत के द्वारा इजराइल को जो हथियार जो है दिए जा रहे हैं अडानी के माध्यम से, वो और इसके साथ में जो मैन पावर, आपको मालूम है कि हरियाणा की सरकार ने बाकायदा श्रमिकों को भेजने का काम किया है। इसको रोकने के लिए जो है वो भी एक जो है प्रयास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि भारत सरकार के ऊपर ये दबाव ये डाला जाना चाहिए कि फिलिस्तीन या अभी ईरान जो है उसके साथ हमारे जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं और प्रमाणित हैं, तो हम पूरा जो एक एग्रेशन है उस के खिलाफ में खड़ा होना ज़रूरी है। हमें मालूम है कि वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं और एक किस्म का जो दुनिया का इस समय
फासिस्ट सबसे बड़ा फासिस्ट है, या जो फर्स्ट सबसे बड़ा डिक्टेटर है, या सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट, जो भी कुछ उसे कहा जाए, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और ये वाली बात एकदम सही है कि अगर सत्ता से हटते साथ ही जो है उसका जेल जाना एकदम तय है, क्योंकि इजराइल के अंदर भी लोग जिस तरीके से 23 लाख में से 4 लाख लोगों की हत्या हुई है, विशेष तौर पर बच्चों की और महिलाओं की, उससे तमाम लोग व्यथित भी हैं। उसका विरोध भी करने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो इंटरनल प्रेशर भी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो है पूरी दुनिया के अंदर, बीच में हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पीस मूवमेंट लगता है बहुत ही शिथिल पड़ गया है, बहुत ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन फिर अब हम देख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े कार्यक्रम फिर से होना शुरू हो गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो शांतिवादी लोग हैं, जो पीस एक्टिविस्ट हैं, उनकी ताकत एक दिखलाई पड़ रही है। हम लोगों को अपने स्तर के ऊपर कम से कम हम लोग प्रोटेस्ट के तौर पर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इजराइल की एम्बेसी के ऊपर हम लोग कुछ कार्यक्रम करें, लेकिन हमें सबको ये मालूम है कि मुख्य तौर पर जो है वो अमेरिका ही है। तो हम यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट या कहाँ पर क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हालांकि कार्यक्रम तो जंतर मंतर पे बीच बीच में हो रहे हैं, तो कम से कम हम लोगों को कोई एक इस तरीके का कैंपेन चलाने का काम करना चाहिए। दूसरी बात एक ये है कि जो एक बहुत पहले से बात आई थी, पहले एक जत्थे को लेकर के फिरोज भाई और तमाम सारे साथी गए थे, सुरेश खन्नार भी उसमें गए थे और सारे साथी गए थे। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोग, ठीक है ईरान वाला मामला भी एक शुरू हुआ, लेकिन ईरान सक्षम है मुकाबला करने के लिए, लेकिन फिलिस्तीन की हालत जिस तरीके से, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर मेडिकल एड नहीं दी गई और खाद्य सामग्री नहीं दी गई तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे, तो असल में तो मौत हो ही रही है, क्योंकि रास्ते तो खोले नहीं गए हैं, रसद तो नहीं पहुंचाई जा रही है। ग्रेटा जो लेकर के एक छोटा सा एक सिंबॉलिक सॉलिडरिटी के तौर पर वो जो गई थी, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो प्रक्रिया मुझे लगता है वो चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको लेकर के अगर क्या कुछ रणनीति या योजना बन सकती है, उसे बनाने का काम जरूर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना ये अगर ऐसा करें कि जो है इस तरीके की राहत सामग्री अगर हम लोग इकट्ठा करें, जो भी छोटा मोटा जो भी समूह है, और उसको जाकर के हम लोग फिलिस्तीन के यहाँ पर हमारे जो एक एम्बेसी है, हम लोग वहां पर फिलिस्तीन के एम्बेसडर को वो सब सामग्री हम पहुंचाने का काम करें। हम लोग अगर खुद वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम वो भी एक सिंबॉलिक तौर पर होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार उससे तो नहीं रोक पाएगी, तो क्योंकि वो तो बाकायदा भारत सरकार के द्वारा दी गई स्पेस है, और भारत सरकार जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तभी वो वहां पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मदद वाला मसला है, ये एक ह्यूमन मसला है, और इसके अंदर अगर प्रयास किया जाए, और आपको मालूम है कि बहुत बड़े पैमाने पर जिन लोगों की भावना फिलिस्तीन के साथ में इसमें जुड़ी हुई है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, है ना, उस वो लोग जो है अगर राहत की कुछ सामग्री अगर पहुंचाते हैं, इसका अगर कोई कैंपेन चलता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश हम लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी दे पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दे पाएंगे, और हम लोग भी कुछ कॉन्क्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग, मैं वाईएमसी के साथ में जुड़ा हूँ, वाईएमसी जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, वहां पर देश भर से राहत सामग्री लेकर के वहां पहुंचते हैं। उसका 30 साल का इतिहास है, उसने योगदान किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, इसके बारे में कॉन्क्रीटली कुछ बात करने का काम करना चाहिए। बस यही मेरा सुझाव था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग एक इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के साथ में जुड़ करके काम करते हैं, उसी तरीके से एक इंडिया ईरान फ्रेंडशिप फोरम भी काम करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में भी जुड़ करके काम करना चाहिए, ताकत देके काम करना चाहिए, ताकि एक बड़ी ताकत देश के अंदर ऐसी बने कि वो दिखलाई पड़े, वो विजिबल हो। यही बस मैं कहना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी को धन्यवाद। कुछ व्यवहारिक कार्यक्रम जो संभव है और हम लोग को करना चाहिए, उन्होंने सुझाया। अभी 3 लोगों ने हाथ उठाया है,
सुशील जी, शाहिद मोहम्मद जी और निकिता नायडू जी। तो तीनों अधिकतम 5 मिनट में 5-5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सुशील जी पहले। शाहिद जी को बोलिए पहले, बाद में बोलेंगे शाहिद जी। शाहिद मोहम्मद जी तो अपनी बात रखिए। शाहिद मोहम्मद जी। जी, देखिए हमारे ये कह रहे हैं कि बात काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लोगों को भी साथ लेने के लिए 2 इशू को हम लोगों को लेके बढ़ना चाहिए। एक इशू ये लेके बढ़ना चाहिए कि ये जो वार होते हैं उसमें सिविलियन और बच्चों पर क्यों किया जाता है, इसके विरुद्ध में। और दूसरी ये है कि अभी जो जर्नलिस्ट और इन लोग जो ह्यूमन राइट्स के लोग जो आ रहे थे और उसके साथ-साथ जो इज़राइल ने व्यवहार किया है, उस 2 इशू को अगर हम लोग को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो हमको लगता है कि लोग ज़्यादा साथ में आएंगे। ये मेरा स्टेज था। ओके, थैंक यू, ओवर। ठीक है सुशील जी। ये शाहिद कौन से शाहिद थे? मुजफ्फरपुर वाले शाहिद के साथी हैं। जी? जमशेदपुर के। अच्छा अच्छा, ओ, हम सोचे शाहिद हुआ। एनीवे, फिरोज जी ने जो पूरे इतिहास को बताया वो अच्छी जानकारी है, लेकिन हमको लगता है कि इतने छोटे से समय में उसको पूरा ग्रैस्प कर पाना आसान नहीं था, लेकिन अच्छी जानकारी है। बहुत और भी जाएंगे, अब्राहमिक संप्रदाय जो चले उसमें कैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, उसको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि ये जो गाजा का मामला है, गाजा से एक्सटेंड होकर के अब ईरान वार तक पहुंच गया है, ये सब दोनों अलग अलग नहीं है, स्टेपल्ड इशू हैं। और जो प्रस्ताव इनका रामशरण जी का था, बहुत व्यथित हो जाते हैं, वो भावुक आदमी है, उन्होंने गाजा पर बात करने के लिए कहा और बात हम लोग को ऑर्गेनाइज करते करते बात आगे बढ़ के ईरान तक पहुंच गई। ईरान तक पहुंच गई तो पूरा विश्व आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि 2 भागों में फर्स्ट वार वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की तरह स्थिति बनती जा रही है। और इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि गाजा का इशू सेकेंडरी आज हो गया है। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गाजा के इशू आज सेकेंडरी हो गया है। और सेकेंडरी हो गया है तो शायद ये भी हो सकता है कि इजराइल का जो एग्रेशन था गाजा पर, वो अब ईरान के एग्रेशन और ईरान के साथ टक्कर में उनका उधर कमजोर होगा, ऐसी स्थिति है। तो लेकिन गाजा की ह्यूमैनिटी, गाजा के लोगों के अंदर जो मानवीय क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस है, वह इस युद्ध में बिल्कुल गौण हो जाए। मान लीजिए कि इजराइल का कंसंट्रेशन ईरान की तरफ होता है और उधर से उसका ध्यान कम होता है, तो आक्रमण कम हो सकता है। लेकिन जो उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो सहायता सामग्री वगैरह नहीं जाने दे रहा है, यह क्राइसिस तो इस वार से खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज जो हम लोग बात कर रहे हैं गाजा के ह्यूमन क्राइसिस पर, उस ह्यूमन क्राइसिस के लिए नैरेटिव बनाना, चर्चाएं करना, जगह जगह गोष्ठियां करना, इसके चूंकि एक माहौल यहाँ भारत में इस तरह का जो संघी और गोदी मीडिया के द्वारा बनाया गया है, वो एंटी मुस्लिम के हिसाब से वो इजराइल जो कर रहा है वो उसको नज़रअंदाज कर देना, उसको एक नैरेटिव की तरफ फाइट करने की आवश्यकता है। उसमें जो सुझाया अभी सुनीलम जी ने, बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत कुछ बड़ा सोच करके कुछ न कर पाना ये ठीक नहीं है, लेकिन ये जो सुझाव हमको लगा, एक तो 17 तारीख का है, 17 तारीख को जितना हो सके करें। लेकिन फिलिस्तीन का जो एम्बेसी है, वहाँ सिंबॉलिक तौर पर कुछ राहत सामग्री एक देने का कार्यक्रम बनाया जाए और उसको एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़ा जितना संभव हम लोगों से उतना प्रसारित करके किया जाए, तो वो बहुत अच्छा है। मेरा मेन यही कहना है कि ईरान और इजराइल का प्रेजेंट वार जो है, ये एक्सटेंड कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ, ऐसा संकेत लग रहा है। नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अब ये पूरे विश्लेषण की
स्थिति नहीं है, यहाँ समय नहीं है। लेकिन मंथन जी टोक दीजिएगा मेरा समय हो तो। लेकिन ये है कि जो स्थिति है कि उसमें मुझे लगता है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके अपने इंटरनल क्राइसिस हैं और जो स्थिति है उसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की स्थिति उसकी नहीं है। और अमेरिका अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसका एस्केलेशन बहुत दूर तक नहीं जाएगा। और फिरोज जी की अंतिम बात जो थी उससे मैं सहमत हूँ। मुझे साफ लग रहा है कि इजरायली जाइनिज्म जो है उसका अंत अब निश्चित दिख रहा है, उसका अंत साफ साफ दिख रहा है। और जितना ताना बाना अमेरिका ने अपने पैसे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर जो बना के रखा है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब और बहरीन और यूएई, इस सबको जो एक जाल बना कर रखा है वो जाल टूटने वाला है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का और जो इस्लामिक जो एक सेंटिमेंट है वो कंसोलिडेट करेगा आज न कल जा करके, और इनका सारा ताना बाना बनाया हुआ वो टूटेगा। क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट है इनके अपना जो हाँ, बस कंक्लूड करते हैं कि ये जो जितने शाह और ये है, एक महत्वपूर्ण बात याद दिला दें, आज हमने सुना है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का ये प्रयास है कि इंटरनल तख्ता पलट किया जाए ईरान में। और राजा साहब पहलवी का बेटा है शायद या पोता है, जो भी है, आज अमेरिका में उसकी शादी एक यहूदी लड़की से कराई गई है। और उसको अमेरिका और यहाँ का भारत का गोदी मीडिया पूरा प्रचारित कर रहा है कि वो इस तरह से कर रहा है कि अब वहाँ तख्ता पलट होने ही वाला है। इस तरह से राजा पहलवी के खानदान से लेकर के कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें ध्वस्त होने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और शांति का जो इशारा किया सुनीलम जी ने कि एक शांति की बात बढ़ रही है, उसमें हमें पहल करने की जरूरत है। और उसका बहुत अच्छा सिंबॉलिक है कि कुछ सामग्री, राहत सामग्री लेकर के और वहाँ सुपुर्द किया जाए पैलेस्टाइनी एम्बेसी को। बस, धन्यवाद। निकिता जी बोलिए आप। जी, सुनीलम जी जो बोले थे एड, फूड एंड एड का जाके दिया जाए, एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स मिलके एक प्लान बनाया था कि कुछ जगह में गाजा में हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाएंगे और फूड एड सब वहाँ पे डिलीवर करेंगे। और उनके सारे ट्रक्स भी बाहर खड़े थे और अभी भी है, लेकिन इजराइल वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अगर हम प्रेशर डालेंगे यूनाइटेड नेशंस पे कि इसको फोर्सफुली आप करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास भी सिक्योरिटी का कुछ सिस्टम होता है, पीस के अंदर कुछ ट्रेन लोग होते हैं जो उनके साथ जा सकते हैं एंड कैन एंश्योर कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बने। तो हम एक इमरजेंसी वाला अपील भी डाल सकते हैं कि अभी एक और देश से इजराइल लड़ने जा रहा है, तो इनका तो गया काम। और एक और चीज जो इजराइल जानबूझ के कर रहा है कि जो भी वो फूड डिलीवर कर रहा है गाजा को 10 किलोमीटर दूर में दे रहा है, जो जहाँ पे भी कैंप्स है वहां से 10 किलोमीटर दूर में दे रहा है। तो लोग आते जाते ही उसमें ही कमजोर पड़ जाते हैं और वो आते जाते समय में ही उनको अटैक करते हैं ये आईडीएफ के लोग, इजराइल का डिफेंस फोर्सेस। तो ये बहुत ही बड़ी बैड पॉइंट है। तो ये सब हम लेके एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसा एक लेटर या जो भी है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दिखा के कि यूनाइटेड नेशंस पे और प्रेशर डाले कि क्योंकि वो जो अभी कर रहे हैं सैंक्शंस या जो भी है, इट्स नॉट एट ऑल इनफ। जो लार्ज स्केल में इजराइल कर रहा है उसका मैचिंग तो इनका रेस्पॉन्स है ही नहीं। तो वो एक दबाव डाल सकते हैं हम कि मैचिंग रेस्पॉन्स देना चाहिए और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एट एनी कॉस्ट यू हैव टू मेक इट हैपन बोल के, वो एक पॉइंट था। आपकी बात हो गई तो शशि शेखर जी। जी नमस्कार फिरोज भाई, नमस्कार निकिता जी, नमस्कार। फिरोज भाई ने बहुत संक्षेप में ही लेकिन विस्तार से इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की बात की है।
मेरी चिंता का विषय 2-3 है। एक तो ये है कि अभी 3-4 कार्यक्रमों में फ़िलिस्तीन के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं वो आए थे, मैं भी था वहाँ। वो नेशनल वुमेन फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी कार्यक्रम था, वो आए थे और एक सॉलिडारिटी उनके साथ सारे कार्यक्रमों में शो किया गया। तो एक तो ये है कि जो चिंता की बात है कि भारत सरकार की अपनी विदेश नीति जो है, वो जिस प्रकार की आज हो गई है, वो उसको कैसे करेक्ट करवाया जाए जनता के दबाव में। देखिए, जनता तो आज भी मुझे लगता है कि जो बहुमत है वो फ़िलिस्तीन के साथ है, क्योंकि फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे भारत हमेशा एक मुस्तैद जो है वो दोस्त के साथ रहा है और तब सरकार भी होती थी। आज दुःख इस बात का है कि सरकार नहीं है, लेकिन आज भी जनता की बहुत बड़ी भागीदारी, या जनता भले बिखरी हुई है लेकिन वो है, जगह-जगह ऐसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम क्या भारत सरकार को कैसे दबाव डालें कि आप जो है फ़िलिस्तीन के पक्ष में आइए, खुल करके, जो हमारा पुराना जो है विदेश नीति का हिस्सा था। दूसरा ये है, कभी देखा होगा कि आपने जनरल असेंबली में यूएनओ के इन्होंने एब्सटेन किया, इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी जो भारत अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ, जो हम युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, जो उसने स्ट्राइक किया हम उसके भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन आपने तो सीज फायर किया। और आज गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर के मुद्दे पे आपने जो है वो एब्सटेन किया, इससे ज्यादा शर्मनाक। इसका मतलब है कि आप वहां सीज फायर नहीं चाहते हैं, आप वहां जो कुछ हो रहा है उसको होने देना चाहते हैं। ये भारत के लिए बहुत निंदनीय विषय है और ये विदेश नीति का लगता है कि अमेरिका की इंपीरियल जो एक प्रकार से जो हमारी गुलामी हो गई है, इसकी हमें खुल करके आलोचना करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे अरब मुल्क हैं, मैं इसको ठीक है अरब वर्सेस इजराइल और ये करने के बजाय धर्म के नजरिए से देखने के बजाय मैं तो कहता हूँ कि फिलिस्तीन का जो हक है वो हक उसको मिले, और अगर उसको हक नहीं मिलता है तो वो फिलिस्तीन में मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। उनके एक राष्ट्र के रूप में उनका जो अधिकार है उसको दुनिया को दिलाने की जिम्मेदारी है और दुनिया में ये वैश्विक जनमत बने। तो मुझे लगता है कि इस क्रम में हम लोग राहत के लिए क्या करें वो सब भी विचार करें, कहाँ प्रोटेस्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी सीमाओं के अंदर हम फिलिस्तीनी एम्बेसी में जा करके फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मिल करके उनके प्रति सॉलिडारिटी तो हम शो कर ही सकते हैं, तत्काल की एक लेटर बना करके इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइन एंड क्रिटिसाइजिंग द इजरायली जो भी उनकी हरकत रही है, ये भी करें। और दूसरी तरफ जो है जो ईरान है, अभी जो कुछ अब जानते हैं कि जिस प्रकार से एक्सटेंड हो गया है वॉर जो, और वो सुशील जी कह भी रहे हैं कि संभावना बन सकती है, हालांकि अभी इस पे बहुत सहमति नहीं है। तो लेकिन ये तय है कि हमारा दो जो है स्टैंड, एक तो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी के लिए हम जाएं, उनसे मिलें, चाहे 5 ही लोग मिले, 10 लोग मिले, ही इज वेरी नाइस। मैं 3-4 मुलाकातों में मैंने उनको देखा, इज वेरी नाइस। और दूसरा ये कि इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि आप इस प्रकार से जो घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, सीज फायर तक पे आपने एब्सटेन किया और लगातार जो उनकी नीति है, तो इस प्रकार की इंडिपेंडेंट विदेश नीति हमारी होनी चाहिए। खुल करके पैलेस्टाइन का हमें समर्थन करना चाहिए, इजराइल की आलोचना करनी चाहिए। ईरान पे या दुनिया के किसी भी देश पर अगर किसी देश के द्वारा आक्रमण होता है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं और भारत को ये पोजीशन देना चाहिए, ये बात भी खुल करके आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है लेटर भी दे सकते हैं, भारत सरकार को भी लेटर लिखने की जरूरत है। भारत देखिए हो क्या रहा है, सरकार जो मनमानी कर रही है, जनता की चुप्पी जो है वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो रही है। तो सरकारों को जब तक हम ये नहीं बताने की कोशिश करेंगे कि हम उसके पक्ष में नहीं है, हम वॉर के पक्ष में नहीं है, हम दूसरे देश को उसकी जो आजादी है उसको मिलनी चाहिए, तो इससे हम नैतिक दबाव तो बना ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब करने की आवश्यकता है, राहत वाले पे भी सोचा जा सकता है, लेकिन कम से कम हम पैलेस्टाइन एम्बेसडर से मिलने की जल्द से जल्द जो है, और एक लेटर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से भी, और भी जो संगठन अगर हमारे साथ आए उनके तरफ से भी हम जरूर दें, और भारत सरकार को जरूर एक लेटर जाए कि हम किसी भी हालत में इस प्रकार की अमेरिका की गुलामी वाली विदेश नीति को स्वीकार नहीं करेंगे, और भारत को अपने उस ऐतिहासिक जो उनकी विदेश नीति में पंचशील से लेकर के शांति और सद्भाव की बातें हैं उस पर आनी चाहिए, इस पर ही हम दबाव बनाएं। धन्यवाद।
जागृति। मंथन जी, मैं एक लाइन वो केवल कहना चाह रहा हूँ। जागृति के बात नहीं भूलिएगा। नहीं, ठीक है। मुझे यही कहना था, जो शशि शेखर जी ने कह दिया कि हमें अपनी सरकार की भी, जो उन्होंने वोटिंग, यूएन में वोटिंग से वो बाहर रहे हैं, वो बेहद शर्मिंदा करने वाली बात है। और जिस तरह से वो इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं, ये भी दोनों ही बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरा, मुझे ये कहना था कि हम लोगों ने बनारस में हस्ताक्षर अभियान कराया और एक दिन का हम लोगों ने उपवास रखा था गाजा को लेकर के। तो हम लोग वहां जंतर मंतर पे उपवास रख सकते हैं और उसमें अमेरिकन इंपेरियलिज्म या अमेरिकन दादागिरी के खिलाफ होना चाहिए। वो राहत और सामग्री हम लोग जरूर दें, उनसे मुलाकात भी करें, लेकिन मेनली जो ये दादागिरी है इजराइल और अमेरिका की, और उनकी जो ये जाहिलियत है, जो जिसको धर्मांधता कहते हैं, इसको उजागर करना चाहिए। फिरोज भाई बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रखा, लेकिन ये बात हमारी जनता में भी इस तरह से नहीं जाती है। जाता है तो यही हमेशा जाता है कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो बहुत कठमुल्लावाद के शिकार हैं, या वो बहुत पिछड़े हुए हैं धार्मिक रूप से, उनकी सोच जो है वो इस तरह की है, कट्टर है। ये कभी नहीं जाता कि ये जो मूल जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसको ये क्रिश्चियनिटी और वर्सेस इस्लाम की लड़ाई जिहाद बना करके लड़ रहा है और तेल पे कब्जे के लिए, ये बात हमारे देश के लोगों के बीच में भी उतने बड़े पैमाने पे नहीं जाती है। और ये जियोनिज्म क्या है और इस तरह की, तो ये चीजों को भी हम लोगों को थोड़ा सा और वो करना चाहिए और अमेरिकन एम्बेसी को लिखना चाहिए या उनके खिलाफ बैठना चाहिए, मुझे ये लगता है। बस मुझे ये कहना था। धन्यवाद। कमल नीलम जी अपनी बात जो सलाह दे रहे थे बस मेरे को एक लाइन ये कहनी है कि नंबर एक बात ये कि एक बयान जारी किया जाए, जो लोग यहाँ पर हैं उनकी सहमति हो कि यूनाइटेड नेशंस में जो एब्सटेन किया, एक उसको लेकर के जो है वो एक अलग से स्पेसिफिक बयान जारी किया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि हमको जो हमारे दिल्ली के अंदर लोग हैं, वो दिल्ली के अंदर एक डेलीगेशन के तौर पर कि जो भी हम विदेश मंत्रालय के अंदर हम विदेश मंत्री से मिलने के लिए समय मांगे। बहुत सारे बड़े इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं दिल्ली के जिनका बहुत नाम है, उनको जोड़ करके हम समय मांगे और जाकर के रिप्रेजेंटेशन हम उनको देने का काम करें, और जिस दिन उनको रिप्रेजेंटेशन दें उसी वही डेलीगेशन जो है वो फिलिस्तीन एम्बेसी में जाकर के एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडरिटी भी उन्हें देने का काम करे। तो एक दिन कुछ तय हो जाए और ये जो जैसे शशि शेखर जी हैं और जो भी सब दिल्ली वाले लोग हैं, वो लोग इसकी जिम्मेदारी ले लें। एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन, हमारा खुद की जो एक है विरासत है, परंपरा है और हमारा जो सोच है ना, वो सब लिख करके उसको दे दिया जाए। बस मंथन जी, इसमें कल इतना ही कहूंगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू गो टू द ईरानियन एम्बेसी एज वेल, मीट द एम्बेसडर ऑफ ईरान। ईरान ने लगातार 40 साल से बहुत ज्यादा त्याग दिया है फिलिस्तीन के लिए। तो हम लोग तो गए थे ईरान कौंसल जनरल को मिले थे, तो एक ईरानियन एम्बेसडर के साथ अगर मीटिंग तय करनी तो हम लोग, तुम्हारे आगे भी बैठे हम लोग मिलकर करेंगे, तो वो भी बहुत जरूरी है कि वो मीटिंग हो जाए। धन्यवाद। ठीक है। समझ नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं। हाँ, हम अभी कुछ अगर कोई खोले कोई कहीं पंखा चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब आपकी आवाज ठीक है, तो चल रहा था वो गर्मी सहनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, आप बात रखिए और अब समय आपसे जो था उसमें आप अपनी बात रखें। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये एक पहली दफे ऐसा हुआ है कि इजराइल को किसी ने जवाब दिया है जम के। इससे पहले ये होता था, इजराइल जब जी चाहता था जिस कंट्री को बर्बाद कर देता था, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, और उससे पहले इजिप्ट नासिर के पीरियड में 2 बार, और फिर इजिप्ट ने तो सरेंडर ही कर दिया, इन्हीं ने भी सरेंडर कर दिया। और उनकी बेसिक पॉलिसी यही थी, उनकी भी और अमेरिकन्स की भी, कि जितने भी देश हैं जो
नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं, जो अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, उनको एक एक करके ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इराक़ को हटाया इन लोगों ने, फिर लीबिया के साथ जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा, लीबिया को जिस तरीके से गद्दाफ़ी को मारा गया और वहाँ पे सिविल वॉर फैला दी गई, फिर उसके बाद अब सीरिया को जिस तरीके से किया, एंड ईरान अकेला बचा था। फिर सूडान, सोमालिया, ये सब पहले भी हो चुके हैं। ईरान अकेला बचा हुआ था। तो ये नेतन्याहू की एक डॉक्ट्रिन थी बहुत पहले, क्लीन था कि हमको विल हैव टू क्लीन अप ऑल दीज, यू नो, क्लीन ब्रेक की बात करते थे कि इन लोगों को सबको हटा दिया जाएगा तो अमेरिका इजराइल का वर्चस्व पूरे क्षेत्र पे बन जाएगा। ये इनकी बेसिक पॉलिसी थी जिसके तहत ईरान के ऊपर यह अटैक किया गया। अटैक में जिन्हीं ने ये सोचा था कि हम इतने शक्तिशाली हैं और फिर उसके अलावा हम जो जी चाहेगा कर लेंगे, और जो इनका पहला अटैक था वो बहुत कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं। आर्मी जनरल और उनके नेशनल गार्ड के, रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ और 6 साइंटिस्ट और पता नहीं कितने लोगों की भी हत्या हो गई साथ के अंदर। अब लेकिन उनको ईरान की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं था। वो समझ रहे थे कि ये अब ईरान दोबारा से नहीं खड़ा हो पाएगा क्योंकि कमांड स्ट्रक्चर भी टूट गया, लीडर ही नहीं रहे हैं आर्मी के। लेकिन यह है कि ईरान ने अपने को रीग्रुप कर लिया 4-6 घंटे के अंदर, नए लोग, और फिर उसके बाद जो मैसिव रिटेलिएशन रात से शुरू किया। अब इनकी हालत बहुत बुरी है इस फिलहाल इजराइलीज की। अब इस वक्त इसराइल पे अटैक करने के मतलब ये होता है कि आप अमेरिका और नाटो के साथ आपकी लड़ाई हो रही है। मिलिट्री सपोर्ट, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, सब पूरी मिलती है इसराइल को अमेरिका से भी और पश्चिमी देशों से भी। तो बहुत मुश्किल होता है लड़ने के। लेकिन इन लोगों ने ईरान ने जिस तरीके से वहाँ पे टारगेट किया, तो इनको कल से इस बात का एहसास हुआ कि ईरान जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है और बहुत क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है इसराइल को। इसलिए अब कल से कोशिश ये हो रही है कि फ़ौरन बातचीत करो और रोको इस युद्ध को। और उसकी फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। फिर उसके अलावा चाइना ने भी स्टेटमेंट आया, रशिया का भी स्टेटमेंट आया ईरान के पक्ष में, और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इनके भी बड़े स्टेटमेंट आए कि नहीं, रोकना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। मगर साथ में ये भी कि ईरान को कोई हक नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम का चलाने का। इस तरह की बातें भी अब और टोन डाउन होते हुए नज़र आ रही हैं। ये है कि लगातार टिट फॉर टैट अटैक्स चल रहे हैं। आज भी उन लोगों ने अटैक किया, अभी इजराइल ने भी किया है। उम्मीद है कि रात में ये फिर करेंगे। दूसरी बात ये कि इजराइल जो था वो काफ़ी, उसका प्रोपेगेंडा था कि हमारा जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम या सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ है, उसको कोई दुनिया में इंटर नहीं कर सकता। तो वो तो खैर हमस ने ही 7 अक्टूबर को दिखा दिया कि कोई चीज़ फुल प्रूफ नहीं है इनकी। और जिस तरीके से वहाँ उन्हीं ने किया, 1200 लोग मरे, 250 लोग को बंदी बनाया, जिसका खंडन भी बहुत हुआ पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद से इन्हीं ने 55,000 गाजा को मारा। आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से, मतलब 1.5 साल से हम यही देख रहे हैं। कभी लेबनान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो कभी सीरिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो कभी यमन के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। फिर उसके अलावा अब ईरान की बात कर दी। गाज़ा के अंदर इतनी क्लिनजिंग इनकी चल रही है। वेस्ट बैंक के अंदर इन्हीं ने भी इतनी क्लिनजिंग ही, मैं तो कहूँगा, जो कुछ हो रहा है, गांव के गांव तमाम टाउनशिप छोटी छोटी सब खाली करा ली जा रही हैं। बस्तियाँ वहाँ पे बसा रहे हैं, यहूदी बस्तियों बनाने का प्लान है। और कि हम जो है वेस्ट बैंक को भी खाली कराएंगे, यहाँ से फ़िलिस्तीनियों को निकालेंगे। लेकिन कई चीज़ें जो हुई हैं, वो एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनका जो एक्शन था अभी तक की कहीं इनको कामयाबी नहीं मिली है। सीरिया में ज़रूर थोड़ी सी मिली है, ये भी शॉर्ट लिव्ड है, बहुत समय तक ये नहीं रह पाएंगे वहाँ पे। बहुत पावरफुल मूवमेंट वहाँ पे जल्दी ही खड़ा हो जाएगा।
इसी की ईरानियन की वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट बेस अभी भी मौजूद है और लेबनान में भी है। टेम्परेरीली सेटबैक ज़रूर है ईरान को और वहाँ के जो मूवमेंट हैं रेसिस्टेंस मूवमेंट को, लेकिन ये कि लॉन्ग रन में नहीं। दूसरी बात ये कि इन्हीं ने सोचा था अगर ईरान को हमने हरा लिया, ईरान को दबा लिया, तो फिर सऊदी अरबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लेगा। इजिप्ट जो अभी तक रेसिस्ट कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को लेने से इनकार कर रहा है, वो दरवाजे खोल देगा रफ़ा के बॉर्डर अपनी क्रॉसिंग की, और हम फ़िलिस्तीनियों को वहाँ ढकेल देंगे और फ़िलिस्तीनियों को सिनाई में एक नया शहर बसा दिया जाएगा जिसका पैसा सऊदी अरबिया से हम दिलवा देंगे। इनफैक्ट इजिप्ट राज़ी भी हो गया था शुरू में, लेकिन जब गाज़ा का जो में जब ये शुरू हुआ और जब जैसे ही फ़िलिस्तीनी इज़राइल के अंदर गए हमस के लोग, उसके बाद से अरब के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। एक तो ये सोच डेवलप हो गई कि इज़राइल को हराया जा सकता है, और अब तो वो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया ईरान की इस बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पे दोबारा से नेशनलिज्म की ग्रोथ हो गई अरब वर्ल्ड के अंदर। नेशनलिज्म के ग्रोथ के मतलब ये होते हैं कि इस्लामिक ताकतों का डिक्लाइन। फिर दूसरे ये भी एक्सपोज हो गया इस्लामिक जो ताकतें बनी थी, दाइश हो या आईएसएस हो या तालिबान हो, ये सब आपने देखा होगा किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला फ़िलिस्तीन के बारे में। इराक़ में और सीरिया में जहाँ पे ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन कोई सब इजराइल से मिले हुए थे, किसी ने एक लफ्ज़ कहीं, या हिंदुस्तान के अंदर जितनी मजहबी जमातें हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, किसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन या किसी का एक कुछ कभी भी नहीं किया इन लोगों ने हमेशा। तो ये भी आम जनता की समझ में आने लगा। तीसरी चीज़ ये हुई कि अभी तक अरब अमेरिकन इन सब का जो वहाँ की हुकूमतें हैं, उनका कहना ये था कि भाई हमारा मेन एनिमी जो है वो है ईरान और शिया। अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपने तो कुछ किया नहीं, हम लोगों ने, ईरान अकेला है जो लड़ रहा है, और उसने कभी ये भी नहीं क्लेम किया कि सऊदी अरबिया के ऊपर या किसी दूसरे मुल्क की कोई टेरिटरी पे या 200 साल से में पिछले किसी मुल्क पे अटैक किया होता। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव अरब वर्ल्ड में आ रहा है। और अगर ईरान हार जाता तो फिर सऊदी अरबिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, बल्कि वो उनको ज्वाइन करना पड़ता अब्राहम अकॉर्ड, और फिर रफ़ा का बॉर्डर भी जो अब मुश्किल हो जाएगी। अब ये कोई नहीं, और जो इनका प्लान था कि हम अपनी फोर्सेस को वहाँ से, अमेरिकन कहना था कि वहाँ से हम विड्रॉ कर लेंगे, और जो मिडल ईस्ट है यानी जो पर्शियन गल्फ़ का रीजन है जहाँ पे तेल के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगहों के ऊपर इनको इज़राइल प्रोटेक्शन देगा, और हम अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे वहाँ के ऊपर साउथ चाइना सी की तरफ, या चाइना से डील करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब हो पाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रेशर था सऊदी अरबिया वगैरह के ऊपर, उसमें भी मैं समझता हूँ कि अब उनको भी प्रेशर में कुछ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी टाइप की बात जो काफ़ी वक्फे से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे, शायद अब उनको मिले, या अभी नहीं भी अगर वो कर पाएंगे तो एक डिफरेंट मिडल ईस्ट इमर्जिंग होने की आशा, ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अब देखना यह है कि ये जंग कब तक चलती है और कितनी घातक होती है। ईरानियों का कहना ये है कि भाई हम तो मरने के लिए तैयार हैं, हम लोग तो मर ही रहे हैं बहुत ज़माने से, हम फिर खड़े हो जाएंगे। सद्दाम हुसैन ने 1 मिलियन आदमियों को मारा था, उस वक़्त हमारे पास आर्मी भी नहीं थी, लेकिन हमने बाद में लड़े उनसे, उनको हरा के भेज दिया, इराक़ को उनसे खाली कराया, और अब ये कह रहे हैं कि इज़राइल से भी हम देख लेंगे। और हमारे पास नॉलेज तो है ही, आप अगर डैमेज भी करते हो तो नॉलेज को तो आप कर नहीं सकते हो डैमेज। और उनकी अब अगर बातचीत जो होगी, बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पर कभी और बात करेंगे। बातचीत जो होगी उसमें ईरान की जो कंडीशन है, ईरान ने आज कह दिया है कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, हम तो रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं, जवाबी हमले करते हैं, हमसे क्यों आप बात कर रहे हैं।
पीस की, आप इजराइल से बात कीजिए। और दूसरी तरफ अगर वो होगी भी बातचीत तो उनकी पहली शर्त तो ये होगी कि हमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट हम जो है उसका राइट है हमारा, क्योंकि हम NPT के हस्ताक्षर हमने किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। और दूसरे ये कि हम जो हैं वो IAEA के मेंबर हैं, और IAEA के जो मेंबर होते हैं और NPT के जिसने हस्ताक्षर किया होता है, जो ट्रीटी के पार्ट होते हैं, तो वो उनको राइट होता है कि वो 3 से 7% या उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इनरिचमेंट करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हम ये अपना राइट नहीं देंगे। दूसरा वो ये कहेंगे कि उनकी है कि डिमांड कि हमारे ऊपर सैंक्शन फ़ौरन विड्रॉ किए जाए। और फिर तीसरी उनकी जो एक और पैरेलल डिमांड है वो है गाज़ा को लेके, कि गाज़ा का युद्ध भी बंद होना चाहिए, वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। उससे ये होगा कि गाज़ा के कहने से अरबों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि इस वक्त जो पश्चिमी ताकतें हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं इज़राइल के इस एक्शन से। जो अभी तक बात छिपी हुई थी कि इज़राइल के बारे में कहा जाता था बहुत शक्तिशाली है और बहुत इसके जो फोर्सेस हैं वो बहुत दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा था वो सब शटर हो गया। इस वक्त हैफा के अंदर और तल अवीव के अंदर बहुत बुरी हालत है। मरने वालों की भी संख्या बहुत होगी, वो क्योंकि बताते नहीं हैं आसानी से जल्दी से। उसके अलावा ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो है लोगों को शेल्टर में रहना पड़ रहा है रात रात भर। और तल अवीव और हैफा को 2 वजह से टारगेट किया जा रहा है। तल अवीव इज़राइल का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहीं पे सारा फाइनेंसेस है, और अगर ज़्यादा अटैक होते रहे तो जो बाहर का फंड एक तो आना बंद हो गया है, जो है थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि उनका बैंकिंग सब वहीं पे है, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस बहुत हो रहा है। हैफा के इसलिए किया है कि वहाँ पे पोर्ट है, इनका जितना सामान होता है आना जाना वो सब हैफा से होता है, मेन पोर्ट है। इलाक तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, हूतियों ने उसको कर दिया था, तो ये एक अकेला बचा है जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है उनके लिए। तो ये डिलिबरेटली हूतियों ने और ईरान ने इसको चूज़ किया। बातें बहुत सी हैं, किसी और वक्त करेंगे। और दूसरी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम वक्त से ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए कि आजकल थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। आप 5-7 मिनट और बोल सकते हैं चाहे तो। सवाल कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो कुछ सवाल अगर है तो कर लें, उसके बाद अंत में क्या हम लोग कर सकते हैं उस पर हम लोग आनंद जी बोलेंगे। सवाल जो करेंगे मेरा सवाल है उसके बाद क्या गलती करेंगे विभूति बोलिए कि ये गाजा में ये लोग नरसंहार क्यों कर रहे हैं, क्यों रोटी के लिए गोली क्यों मार रहे हैं? ये इनका ये है नरसंहार करने का मतलब ये है, गाजा को वो खाली कराना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। गाजा बहुत खूबसूरत जगह है, मेडिटेरेनियन पोर्ट, मेडिटेरेनियन सी पे है, सुंदर बहुत है, वेदर बहुत अच्छा है वहाँ का। और ये चाहते हैं कि इजराइल की पॉलिसी ये है कि पैलेस्टीनियन स्टेट में वो यकीन नहीं करते, वो कहते हैं ये बिब्लिकल लैंड है। पहले गाजा को नहीं कहते थे बिब्लिकल लैंड, अब गाजा को भी कहने लगे बिब्लिकल लैंड। यही नहीं बल्कि अब सिनाई को भी कह रहे हैं कि बिब्लिकल लैंड है, तो उसको वो खाली करा रहे हैं। इजराइल को वो कहते हैं कि जूइश स्टेट है, और इजराइल जो है उसका वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन हुआ था उसको ये मानने से इनकार कर रहे हैं, और बल्कि अब ये कहते हैं कि वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा ये सब इजराइल का हिस्सा है। जो हिस्टोरिक इजराइली स्टेट थी, कभी किंगडम थी, उसका ये पार्ट है। वैसे तो वो पार्ट सऊदी अरेबिया तक पहुंच जाता है, तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो इतना ही कह रहे हैं। और लेबनान का कुछ हिस्से को भी कर रहे हैं, और गोलान को भी मान लिया है कि हमारा ही है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ से फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकालने की बात है। तो जब
उसमें ये बिल्डिंगों को सब तहस नहस बर्बाद कर दिया है। खाना जो है उसको वीपन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं देते। जब लोग खाना लेने बच्चे जाते हैं तो उनके ऊपर गोली चलाते हैं, उनको मार रहे हैं। वहाँ पे भुखमरी फैली हुई है, फैल रही है बहुत तेज़ी से। और अगर ऐसे जो हालात हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं, कई हज़ार बच्चों की जानें जा सकती हैं भूख से अगले कुछ ही दिनों के अंदर, अगर उनको खाने का सामान नहीं मिला। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दे भी रहे हैं कि स्थिति वैसी नहीं आई, बल्कि मारते रहो इन लोग को लगातार और इनकी संख्या कम करते रहो। और प्रेशर इजराइल इजिप्ट पे है, जिसके बॉर्डर मिलते हैं गाजा से, कि तुम बॉर्डर खोलो ताकि हम इन लोगों को तुम्हारी तरफ ढकेल दें। ये गाजा पट्टी क्या शरण जी हाथ उठा के बोलिए, बाकी लोग हाथ उठाए हुए, उनका हक मारा जा रहा है। अच्छा, तो आप बोलिए, पूछने के बाद एक साथी सवाल लेंगे। विभूति, रामचरण जी पूछिए, उसके बाद विभूति पूछेंगे। हमारा दोनों लोगों से एक सवाल है जी। सवाल ये है कि जैसे कि फिलिस्तीन और इजराइल का तो सब पता ही है, और इजराइल पहले से ही सब करता रहा है, लेकिन ईरान का भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, अब फ्रंट में आ गया। उसमें अभी हिजाब का केस देखिए, उसमें हुआ था, बहुत टॉर्चरस स्टेट की तरह ईरान ने काम किया था। उसके पहले भी वो अपने ही लोगों को बहुत अप्रेस करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या दूसरे कंट्री उसको सपोर्ट में आएंगे, कि जिसका इतिहास खुद भी बहुत गड़बड़ रहा हो? जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो मतलब बहुत सी कंट्री आएंगे और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, जो खुद एक देश का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कैसे मिलेगा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कुछ बोलूं कमर भाई? जी बताएं। सवाल नहीं लेंगे हम लोग। हेलो कमर भाई। हाँ जी, हाँ, नहीं बेसिकली बोलिए। जहाँ तक वो हिजाब वाला मैटर है, मैं तो टोटली आपके साथ हूँ और मैंने उसके खिलाफ लिखा भी है। आप समझ लीजिए कि मैंने अभी भी जो बोला है इलेक्शन हुआ उसके था, खिलाफ, हिजाब के खिलाफ मैंने भी बोला था। जी जी जी, नहीं मैं खाली इतना ही बोलूँ कि अभी जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कौन जीता? कंजर्वेटिव जीता या लिबरल जीता? लिबरल जीता, जो लिबरल है। ओके, तो पहले तो वो समझ लीजिए कि इलेक्शन सिस्टम वहाँ फ्री, हमसे तो ज्यादा फ्री है कि एक कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट में एक लिबरल जीत के आता है पेजेशकियान। मैं 1 साल पहले ही था ईरान में, 25-30% में आपको कल का भी वीडियो भेज सकता हूँ। 25-30% स्टेट ने मुद्दा छोड़ दिया है, कानून है अपनी जगह पे, मगर स्टेट वो पिछड़ गई है, क्योंकि मासा मिमी का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, ईरान इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एंटी इंपीरियलिस्ट स्टेट। ओके, उसके साथ वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, ये सब पूरे साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कंट्री सब उनके साथ है। रशिया, चाइना तो खड़े ही है, मगर ईरान में माइनॉरिटीज की सिचुएशन भारत से अच्छी है, वो भी आपको बता दूं, ठीक है? या जो अमेरिका के अंदर जो ऑपरेशन ट्रम्प कर रहा है, उससे अच्छा है ईरान की पुलिस, वो भी आपको बता दूं, ठीक है? तो पॉइंट इज कि ईरान जितना ऑपरेसिव, इजराइल इतना ऑपरेसिव स्टेट है, उसके साथ पावर्स है। तो ये मुद्दा एक्चुअली आजकल के खास करके वेस्टर्न पावर्स का कोई प्रिंसिपल या इंटरनेशनल ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा बनता नहीं है। पॉइंट ये है कि ईरान एक कंट्री ऐसी है या उसके कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, मगर एट द सेम टाइम रेजिम चेंज या कोई ये जो शाह ईरान वो रिप्लेस करेगा, वो कोई जनाधार है ही नहीं। हर 4 साल इलेक्शन होते हैं, 40 to 50% जनता से ज्यादा ही, पहले तो 80% जो होता था वो कम हुआ है, क्योंकि जो कॉन्जर्वेटिव क्लास है वो कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करती थी, व्हिच इज नॉट एक्चुअली राइट, ठीक है? तो पॉइंट इज के ईरान इज एन इवॉल्विंग कंट्री, उसका एक पुराना सिविलाइजेशन इतिहास है जो हमारे साथ जोड़ता है। और आपको बता दूं कि ईरान के अलायंसेस बहुत ही स्ट्रांग है वर्ल्ड वाइड। जो असली जो अलायंस है RIC, जो 98 में सर्गे प्रिमोकोव में बनाया था, वो रशिया, इंडिया, चाइना नहीं है, वो रशिया, ईरान, चाइना हो चुका है। पेपे एस्कोबार लिखते हैं कि रशिया, ईरान एंड चाइना आर द 3 पिलर्स ऑफ यूरेशियन इंटीग्रेशन। पुतिन और चीन दोनों का जी का जो एजेंडा है कि यूरोप और एशिया को एक करो, यूरेशिया एक ही लैंडमास है, वो एक ही मार्केट, एक ही सिविलाइजेशन बन सकता है। तो रशिया, ईरान और चाइना
और खास करके ईरान उसका सबसे ज्यादा त्याग दे रही है, रशिया भी उसका त्याग दे रहा है, मगर ये तीन साथ में खड़े। ईरान कोई आइसोलेटेड एक कोई कट्टर इस्लामिक कंट्री नहीं है। वहां के जो यहूदी है 25,000 है, उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां, और वो का एंटी यहूदी को लिंचिंग नहीं होता है, ना कोई मैंडेट इसके साथ है सब। कमर भाई प्लीज ऐड। नहीं, फिरोज की ने बहुत समय से इस रीजन को और फिलिस्तीन और ईरान दोनों को काफ़ी स्टडी किया है, और वहाँ कई बार गए भी हैं इनका, बल्कि वहाँ के रेसिस्टेंस मूवमेंट के साथ ये काफ़ी इनका जुड़ाव भी है, जुड़े रहे हैं। हम लोग भी कई बार साथ में रहे हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये भी है, मैं कह दूं कि हिजाब का मूवमेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। वो एक बड़ा सैड चीज़ थी, बहुत अफसोसनाक। उसमें बहुत से लड़कियों की हत्या भी हुई, मारी गई बेगुनाह। लेकिन ये कि अब हिजाब वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो देखिए, ईरान काफ़ी कंजर्वेटिव मुल्क है। जो अर्बन रूरल डिवाइड भी आपको वहाँ पे मिलेगी, और एक बड़ी सेक्शन बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा फैशन वाले हैं, वो भी आपको मिलेंगे एक तरफ। तो दूसरी तरफ आपको रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो बहुत हिजाबी हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, और मेरा ख्याल है आइंदा भी रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ईरानी जनता जो है, ये इसमें रिजाइलेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो है बहुत सी चीज़ें इनको जो हैं सोशल जो जो सोसाइटी से जुड़ी भी जो बहुत सी बातें हैं स्टेट की, उसके ख़िलाफ़ ये लोग लड़ते रहते हैं, और कंसेशंस भी इनको ईरानियन गवर्नमेंट देती रही है। इसके ऊपर भी है, इसके अलावा और भी कई 1-2-3 इशू थे इससे पहले जो उसके पास किए गए। ये आपको उस तरह की कट्टरपंथी वहाँ पे या आपको नहीं मिलेगा जिस तरीके के अरब देशों के अंदर आपको मिलेगा, कि पुलिस स्टेट रहती है, आपको जाते ही डर लगेगा कि कहाँ गए, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ईरान को देखिए, दे प्रोड्यूस द बेस्ट फिल्म्स। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की है वो रिमार्केबल है। ईरान ने जो अपना उनका जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, मैं समझता हूँ कि 15-20 साल के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की करना, ये बहुत रिमार्केबल काम किया है उन लोगों ने। चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, या फिर उसके अलावा उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके एप्लीकेशन पीसफुल पर्पसेस में, हेल्थ के अंदर, फिर और बहुत से जो होते हैं। उसके अलावा उन्हीं ने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके बाद अपना उनका डिफेंस प्रोग्राम, उनका जो सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट है, वो काफ़ी हद तक उन्हीं ने इंडिया से लिया है। नेहरू से वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं, ख़ासतौर से इमाम खमेनी का काफ़ी रुझान नेहरू की तरफ है। मानते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है नेहरू ने जो लिया था, वो एक काफ़ी सक्सेसफुल है, जिसके अंदर वो बात कर रहे थे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनको मिला के, उनके यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर बहुत वीक है, कमज़ोर है। तो और फिर दूसरी बात ये कि और तलब ये कि ईरान के अंदर अगर आप जाइए तो आपको जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। उनके रोड्स, सड़कें, उनकी एयरपोर्ट्स, उनके मेट्रो, उनकी ट्रेन्स, उनके फिर उसके अलावा जिस जगह आपको जाएंगे, और आपको इन सब जगहों पे 70% औरतें काम करती भी मिलेंगी। और दूसरी तरफ ये कि एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किया है, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल में बहुत है, उनकी तरक्की भी है। यही एक सबसे बड़ी वजह है जो ईरान के पीछे सब पड़े हुए हैं, कि अकेला देश है जो इस्लामिक देश में इस वक्त जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में काम कर रहा है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत फोर्सफुली ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ईरान की एक वजह और है जो दुश्मनी है सबको, ख़ासतौर से अमेरिकन को। ईरान का कहना यह है कि खाड़ी का जो क्षेत्र है, इसमें जो जिम्मेदारी है वहाँ पे, सब वहाँ के जितने भी देश हैं उन सब की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की। और ईरान इन सभी देशों से कहता है कि भाई बाहर अपनी आप सिक्योरिटी जो है सबलेट मत करो अमेरिका को,
आप हम लोग सब मिल के इसको प्रोटेक्शन करेंगे, जिससे अमेरिकन बहुत डिस्टर्ब है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो ब्रिक्स की है बात कि भाई लोकल करेंसी में ट्रेड करो, ईरान बहुत पहले से कर रहा है लोकल करेंसी में। एक तो सैंक्शंस थे, फिर उसके अलावा भी उनका पुराना प्लान था कि हम करेंगे कि बिग पावर्स को नहीं रहना चाहिए, बड़ी पावर्स को, ये क्षेत्र जो है हमारा है और हम ही लोग सबको आपस में मिलकर डेवलप। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि लोकल डेवलपमेंट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए आपस में। इन सब अकेले लोग नहीं डेवलप हो सकते, लेकिन सब मिलेंगे तो जो निर्भरता है बड़े देशों पे वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब बातों को लेके और ब्रिक्स के लिए वो काफ़ी ज़ोर देते हैं कि उसको ज्वाइन करना चाहिए, वही फ्यूचर है। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी तय बात है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड अब बन चुका है, इसको बहुत समय तक रोक नहीं सकते। और शायद आज या कल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो, उन्हीं ने भी कहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। ये नहीं कहा कि बन गया, इमर्जिंग की बात की है उन्हीं ने। और अमेरिका, मैं समझता हूँ कि इस वॉर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज पूरे मिडिल ईस्ट में भी आएगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ये जो ब्रिक्स का है, ये इसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे, देखने की बात है। बातें तो बहुत कुछ है और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि फिरोज़ अपने एक्सपीरियंस और बताएं, जाते रहते हैं ज़रूरत से बार बार। अभी वेनेजुला भी गए थे, कोई मुझे कल बता रहा था वहाँ के बारे में। कीजिए और अपनी बात रखिए और समाप्त करेंगे। हेलो मंथन जी, मैं आखिर में कुछ 5 मिनट चाहूंगा। मैंने कुछ नोट्स किए हैं, मैं आखिर में कुछ बात करूंगा। जी मंथन जी, मुझको भी एक और लाइन बोलनी है समाप्त होने के पहले। वो सच्ची मुच्ची कुछ बोलना चाहते थे। वो तो उनको हम बोलने के लिए वो बोल नहीं रहे। नहीं, मैं ठीक है, आवाज नहीं मिल रही थी आपकी। मैं आपकी आवाज ठीक नहीं आ रहा है मंथन, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये एक सवाल ये था या मेरी जिज्ञासा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब जेनोसाइड हुआ यहूदी लोगों का, जो हम लोग हिटलर के रूप में जानते हैं, और वो नस्ल जो है इतनी आक्रामक क्यों है? मतलब गाजा पे जब हमले के दास्तानें हम सुनते हैं तो बार बार ये मेरे जैसे लोगों के जहन में ये बात आती है कि जिनको गैस के चेम्बरों में भर के मारा गया, वो उन लोगों को इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। वो लोग खुद इतने क्रूर और अमानवीय कैसे हैं? इस पे अगर कोई मतलब उसका क्या हो सकता है, वो थोड़ा जानना चाहते थे। शुक्रिया। फिरोज भाई से कई बार बातें हुई हैं। मैं रखूंगा उसके बाद। जी मंथन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मंथन जी, आपका कुछ आवाज का प्रॉब्लम हो गया? मंथन जी, ठीक है, आपके नहीं कनेक्शन ठीक में है, कुछ प्रॉब्लम हो गया? आप या तो लेफ्ट होके फिर से आइए। फिरोज, तुम्हारी आवाज साफ आ रही है, आप बोलिए। नो आई एम फाइन। ओके, आई टॉक नाउ। जी फिरोज भाई, आप बोलिए। जी नहीं, एक तो कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो और भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जिस तरीके से काम करता है। एक है ये इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये अटली बंकम टर्म है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी कॉलोनियल पावर को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है ही नहीं इंटरनेशनल लॉ में। क्या अंग्रेजों को भारत में राइट टू डिफेंड इटसेल्फ था? कि अमेरिका को वियतनाम में था, या अमेरिका को अफगानिस्तान या इराक में था, या कोरिया में था, अभी जा भी गया, या हिटलर को राइट टू डिफेंड इटसेल्फ था फ्रांस में? तो जो कॉलोनियल ऑक्यूपाइंग पावर होता है उसको राइट टू डिफेंड इटसेल्फ होता ही नहीं है। इसलिए जैसे आक्रमण शुरू इजराइल करता है तो तुरंत बाइडेन, ट्रम्प, स्टामर, मैक्रो, ट्रूडो सब जाके तुरंत चालू करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ में राइट टू डिफेंड इटसेल्फ कॉलोनियल पावर को होता नहीं है, नंबर 1। फिर आता है कि डज इजराइल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट? यस, इट डज हैव द राइट टू, इट इज एग्जिस्टिंग लाइक एनी अदर कंट्री।
मगर कल फ्रांस और इटली एक साथ हो जाते तो 2 देश मर्ज होता है। कल पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया, तो 2 देश हो गए, ठीक है, तो हो गए। कल इजराइल है, कल नहीं है, मगर हु हैज द राइट टू एग्जिस्ट? कल साउथ अफ्रीका था, अपार्थाइड खत्म हो गया, मगर लोग तो थे, सोचा गया, लोग तो थे। तो डज इजराइल राइट इन इंटरनेट? और वो गाजा में वायलेट हो रहा है, वो वाइप आउट कर रहा है लोगों को। राइट टू डिफेंस है नहीं, और राइट टू एग्जिस्ट इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इजराइल शुड बी आस्किंग। दैट्स वन पार्ट। दी अदर पार्ट इज दैट जो खतरा है भारत के लिए, जो यूनाइटेड नेशन में जो मोदी ने वोट किया, इसके बारे में एक पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन था ईरान के सपोर्ट में, जो भारत ने कहा हम लोग वो डिस्कशन के पार्टनर थे, हमने अपना ऑलरेडी डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया है, वो भी बहुत घातक है। क्योंकि भारत एससीओ से और ब्रिक्स से अपने आप को अलग थलग करने की, मतलब इट इज बेसिकली, अगर वहां है तो वो अमेरिका का काम करेगा, अगर वो नहीं है तो बाहर होकर वो G7 का एक अटैचमेंट बन जाएगा। ओके, बट कल जो यूएनजीए का वोट था वो इतना भयंकर था कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को इजराइल के एलाइज है, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया, मगर उन्होंने एब्सटेन किया। ये इतना हमारा प्रॉब्लम हो चुका है अभी मोदी और नेतन्याहू और ट्रंप वाला जो अलायंस का। इसलिए अच्छा है कि प्रियंका गांधी ने तुरंत पोजीशन ली, और कांग्रेस ने भूमिका ली पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस के वोट पे। Pinarayi Vijayan, CM of Kerala, and Stalin both have come out against the Israeli attack on Iran. तो कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, डीएमके, तो एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव अभी खड़ा हो रहा है। पहले खाली मोदी बोलता था, कांग्रेस छोटा मोटा कुछ बोल देता था, लेफ्ट पार्टीज कुछ बोल देती थी, स्पष्ट बोलती थी, मगर उनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है। मगर अभी बाकी की भी राजनीतिक दल, जो रीजनल पार्टीज है, वो भी एक पॉलिटिकल भूमिका फॉरेन अफेयर्स पे लेने लगी है। उससे जन आंदोलन को और भी ताकत मिलेगी हमारी बात जनता में बोलने के लिए। उसके साथ ये हम लोग ग्रेटा थर्नबर्ग की तो बात करते हैं, मगर उसकी असली हीरोइन थी रीमा हसन। रीमा हसन कौन है? एक फ्रेंच पैलेस्टीनियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कभी भी पैलेस्टीन नहीं गई थी। वो गई, उसको बंदर बनाया गया, उसको बोला तुम साइन करो, उसने साइन नहीं किया। ग्रेटा तो साइन करके निकल गई। वो बच्ची है, 17 साल की है, उसको ऑटिज्म का भी प्रॉब्लम है, मगर ग्रेटा के कारण एक बात बनी नौजवानों में पूरी दुनिया में। मगर रीमा हसन वॉज द रियल हीरोइन ऑफ द मैडलिन बोट। और मैडलिन किसका नाम था? एक ही केवल मछुआरी है आज गाजा में, उसके फादर मारे गए थे, 13 साल की लड़की थी। उसके बाद वो मछुआरा का जो प्रोफेशन था वो मछुआरी बनी। तो मैडलिन कुलाब उसका नाम है, जिसके बारे में ये किताब, ये बोट बनी थी। दूसरी जो बात है कि आई थिंक हमको कुछ बातें और भी गहराई से देखनी होगी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो चर्चा में आ चुकी है। मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ गिलाड एजमो ने, जो पहले यहूदी थे, वो एक इजरायली सोल्जर है थे, वो उसने यहूदी धर्म छोड़ दिया है। लॉरेंट गेयोन एक फ्रेंच स्कॉलर है जो बहुत कुछ लिखता है ज़ायनिज्म और जूडाइज्म के बारे में। मैंने पिछले 30 सालों में बहुत अध्ययन किया, और पिछले 2-3 साल में तो बहुत ज्यादा अध्ययन किया, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद बहुत चीजें बाहर निकलने लगी। एक है कि वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे बड़े विक्टिम्स कौन थे? रशियंस थे। 27 मिलियन रशियंस डाइड इन वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने अपना बलिदान को मार्केटिंग नहीं किया जैसे यहूदी ने किया। ओके, दूसरे थे स्लाविक लोग, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये सब बड़े पैमाने पे मारे गए। मगर एक ही कौम ने अपनी मार्केटिंग किया कि हम लोग मारे गए और हम पूरी दुनिया को मारेंगे। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को उन्होंने गिल कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। आपको और एक बात बता दो, आप ताजुब हो जाएंगे इस बात से। वर्ल्ड वॉर, ये 6 मिलियन फिगर 50 साल पहले से चल रहा था कि 6 मिलियन जूस विल बी किल्ड, 6 मिलियन जूस विल बी किल्ड। ये 50 साल पहले से अखबारों में आ रहा था, क्योंकि एक जूइश फिलोसफी है, इट इज कॉल्ड द बर्न्ट ऑफरिंग, द हॉलोकॉस्ट इज द बर्न्ट ऑफरिंग, कि बलिदान होगा तो इजराइल बनेगा। तो ये 6 मिलियन हम लोग एक फाइट फाइंडिंग करते हैं, 5 लोग मरते हैं, हमको 3 दिन लगता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के तुरंत बाद 6 मिलियन का फिगर आया था और सबने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर 6 मिलियन मरे ही है तो हॉलोकॉस्ट पे बातचीत क्यों नहीं कर सकते दुनिया में? आप जीसस क्राइस्ट को तालमुद में गाली दे सकते हैं, आप भगवान और अल्लाह और जीसस और मतलब राम सबको गाली दे सकते हैं, मगर आप अमेरिका में इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप हॉलोकॉस्ट के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अगर मेरे 60 लाख लोग मरे हैं तो भाई मैं बोलूंगा करो उसका रिसर्च, और मैं प्रूव करके देता हूं, मगर वो होने नहीं देते, उसको एक गुनाह बना दिया। तो एक नया धर्म बन गया हॉलोकॉस्टियनिटी, जिसने क्रिश्चियनिटी को वेस्टर्न वर्ल्ड में रिप्लेस कर दिया।
हॉलोकॉस्टियनिटी। नॉर्मन फिंकलस्टाइन ने उसकी पूरी किताब लिखी है, द हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री। नॉर्मन फिंकलस्टाइन ऐसे 25 नाम है दुनिया में जो यहूदी है, जो लड़ रहे हैं और जिन्होंने दुनिया में एक सिखाया हम जैसे लोगों को भी कि कैसे पूरे हॉलोकॉस्ट को मैंने बना के ये पूरा एक ये बनाया गया था। तो अभी मैं आऊंगा जी, मैं अभी आऊंगा कार्यक्रम की तरफ। बेसिकली आज की चर्चा तो बहुत ही अच्छी हुई है, इट इज बीन वेरी गुड, कमर बाय जॉय निकिता, वी हैड अ गुड डिस्कशन टुडे। आई थिंक जो कार्यक्रम की बात है जो सीलम जी ने की थी कि लेफ्ट पार्टीज ने तो कॉल दे दिया है 17 तारीख को, हम लोग 18 को बॉम्बे में करने वाले, उसमें सब जगह पे हम लोग जुड़े, नंबर 1। दूसरा कि पैलेस्टाइन एम्बेसडर को जाके हमारे डेलीगेशन मिले, ईरानियन एम्बेसडर को मिलना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वो फ्रंटलाइन पे ईरान आ चुका है और ईरान लड़ रहा है पैलेस्टाइन के लिए। अगर ईरान और असद ने अपने आप को पैलेस्टाइन से अलग कर लिया होता तो ना असद जाता, ना ईरान पे ये सैंक्शन होते, ना कुछ भी होता। तो ईरान के साथ खड़ा होना, इसलिए हम लोगों ने एक इंडो ईरान फ्रेंडशिप फोरम भी 2 साल पहले स्थापित की थी, उसको हम लोगों ने वापस एक्टिवेट किया है। तीसरी बात है कि भारत में और क्या कर सकते हैं, एक राष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत है। प्रफुल्ल पटनायक जी ने भी कहा था, प्रफुल्ल सामंतराय जी ने भी, सुलम जी लगातार बोलते रहते हैं, हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो नहीं पाएगा, ये वीजा किसी को देंगे नहीं। तो एक अंतरराष्ट्रीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत है जहां हम लोग गूगल या जूम से लोगों को जोड़ भी सकते हैं। वो भी एक कार्यक्रम करना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ और क्या भारत में हो सकता है, क्या एक यात्रा या कुछ अलग अलग शहरों में सम्मेलन, ये कुछ चीजें करनी चाहिए, क्योंकि ये ईरान के हमले के बाद नैरेटिव बहुत तेजी से पैलेस्टाइन के पक्ष में बदला है, रीजन्स के पक्ष में बदला है, और लोग अभी चर्चा करें कि क्या इजराइल का वजूद रहेगा कि नहीं, यहाँ तक बात आ चुकी है। मैं तो मान ही रहा था कि 2027-28 तक इजराइल नहीं रहेगा क्योंकि वो खुद किसी के साथ रहना नहीं चाहता। तो इट इज एवरीथिंग फॉर मी और नथिंग फॉर नोबडी वाला, तो उसका भी टाइम खत्म हो रहा है। सो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। थैंक यू। सुनीलम जी बोलिए। सुनीलम जी। जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए जी। एक तो ये कि जो फिरोज भाई ने कहा है उससे सहमति है, लेकिन उसके साथ में भारत के विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री के साथ भी जो है ना, अगर तो हम लोग जो है ईरान के एम्बेसडर के साथ मुलाकात करें, फिलिस्तीन के इसके साथ मुलाकात करें, और साथ में हम लोग जो है यहाँ पर भी जो है अमेरिकन कॉन्सुलेट के एक जो उसका पूरा रवैया है उसके खिलाफ में भारत सरकार को लेकर के ये करें, और इसके साथ साथ में बयान एक जरूर जारी होना चाहिए। और वो बयान जितने मैक्सिमम, देखिए 4-5 तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेटवर्क्स हैं जो फिलिस्तीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उन सबसे बात जो है की जा सकती है। फिरोज भाई कर सकते हैं, कमर भाई कर सकते हैं, और इसके साथ में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन सबकी तरफ से मिल करके जो एक तरीके से कहते हैं ना पर्दाफाश जो है, छोटी मोटी खबर आ गई, लोगों को उसका इम्प्लीकेशन नहीं मालूम है या बैकग्राउंड भी लोग नहीं जानते हैं, तो जो एब्सटेन करने वाला जो मसला है इसको लेकर के करना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहला काम जो है कुछ एक ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाए, उसके लिए 3-4 साथियों को जिम्मेदारी दीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे फिरोज भाई हैं, कमर आगा जी हैं, और भी जो लोग इसमें शामिल हो जाएं, 3-4 लोग, और फिर जो है आगे करना। आनंद जी हैं, मतलब मेरा कहना है कि 4-5 लोग मिलकर एक ड्राफ्ट बना लें अलग अलग देशों के इसके लिए, और उसको हम लोग वहाँ जो फिजिकली जा करके देने की कोशिश की जाए। नहीं मिलने तो कोई बात नहीं है, गेट के ऊपर दे के आए, चस्पा करके आए, जैसा हम लोगों का पुरानी पद्धति है, जैसे आनंद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सर्व सेवा संघ के वहाँ कमिश्नर के वहाँ किया था, तो वो सब काम कर सकते हैं। बस उतना मेरे को लगता है कि इमीडिएटली वो करना जरूरी है। अगले 3-4 दिन के अंदर अगर इतना काम हो जाए, फिर ये राष्ट्रीय सम्मेलन की बात सब लोग मिलकर के अगर तय करें और भारत सरकार की अनुमति मिल जाए, क्योंकि एक गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर कोशिश हुई थी, उन्होंने जो है अनुमति नहीं, मतलब पहले दे दी थी, बाद में उसे रद्द कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को छोड़ दीजिए, आप एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर हम कर सकते हो, मतलब अपोजिशन की कोई स्टेट हो, वहां पर करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है दिल्ली, महत्वपूर्ण ये है कि कितने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हम जुटा पाते हैं, ताकि एक सिंगल वॉइस जो है वो जाए। संख्या का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप का महत्व है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। वो कोलकाता में भी हो सकता है, वो चेन्नई में भी हो सकता है, वो रांची के अंदर भी हो सकता है, वो हैदराबाद के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसा इसके ऊपर थोड़ा सोचा जाए, लेकिन ये मामला तो कम से कम 15-20 दिन बाद के ही हो सकता है कुछ, लेकिन ये लिखने पढ़ने वाला जो मामला है अगले 3-4 दिन में और रिप्रेजेंटेशन वाला हो सकता है। थैंक यू।
देखिए जितनी सलाहें आई हैं सब स्वागत योग्य हैं, जितना करना संभव होगा वो तो होगा ही, और उसके लिए लगता है कि दिल्ली के साथी आनंद जी, फिरोज जी, कमरागा जी, सुनीलम जी वगैरह जितने लोग हैं, एक उसकी पृष्ठभूमि अभी तैयार हो गई है, तो ये हो सकता है। पहले से भी पृष्ठभूमि कई संगठनों की तरफ से तैयार थी, लेकिन है कि एक जो दो तीन जो इसमें दूतावासों में मिलने का संदर्भ, विदेश मंत्री से मिलने का संदर्भ, एक बयान अब्सटेन होने के खिलाफ में, इतना तो होना ही चाहिए। और इस पर क्या हो सकता नहीं हो सकता है, अगर कमल आगा जी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो उसके बाद हम लोग के संयोजक आनंद जी बोलेंगे कि इस पर क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। आनंद जी बोले। जी आनंद जी अपनी बात अब रखिए, अनम्यूट होइए, हम आपको म्यूट कर दिए थे, और अपनी बात रखिए आप आनंद जी। सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे फिरोज साहब को, कमर भाई को और निकिता जी को, कि आप लोगों ने हम लोगों को इस समय देश में सबसे ज़्यादा जानकारी है उसके जानने वालों को हम लोगों को सुनने का मौका मिला। जो तत्काल की बात है वो ये कि एक बयान जरूर जारी करना चाहिए जिसमें कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से जो हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अब्सटेन किया और जो नया एक विस्तार किया है इजराइल और ईरान के युद्ध के रूप में, इसके बारे में बयान जाना ही चाहिए। दूसरा ये कि हम लोग अपनी तरफ से, रामशरण जी बहुत इसमें रुचि लेते हैं लेकिन वो अस्वस्थ हैं, तो उनको और मंथन जी को नॉमिनेट करना चाहेंगे, जिससे कि सुनीलम जी और फिरोज भाई के साथ मिलकर जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसमें लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान भी शामिल हो। और जो राष्ट्रीय सम्मेलन की बात है, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री के नाते और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाते बयान आए हैं, देखा जाए कि क्या त्रिवेंद्रम में या चेन्नई में कुछ हो सकता है क्या। जहाँ तक मदद देने की बात है तो दिल्ली में जो लोग अभी भाई शशि शेखर सिंह जी के नेतृत्व में एक 5 लोगों का डेलीगेशन पहलगाम जा रहा है, कल नहीं 20 तारीख को, तो 20 के पहले यानी 18 या 19 को कुछ हो सके तो उसमें जरूर शामिल हो जाएंगे। वरना 5 दिन के लिए ये लोग, ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर रहेंगे। फिर भी दिल्ली में जो लोग बचे रहेंगे, मणिमाला जी वगैरह हैं, उनसे हम लोग मदद लेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ईरानी दूतावास, पैलेस्टीनियन दूतावास, इन 2 जगहों पर जा करके अपनी तरफ से हमदर्दी का एक बयान, एक दस्तावेज उनको समर्पित करें। साथियों, आपने आज करीब 1.25 घंटे ये बातचीत की, लेकिन जैसा सबको लगा कि हमास से और इजराइल से शुरू होकर के बात इजराइल ईरान तक गई, बात काफ़ी फैलती जा रही है। एक बार और कमर भाई को, फिरोज भाई को हम लोग दरखास्त करेंगे कि अपनी सुविधा के हिसाब से वक्त दें कि अगले 10 दिन में एक चर्चा फिर करें, लेकिन उस चर्चा के पहले कुछ अपनी ठोस कार्रवाई भी कर सकें। इतना ही अभी तय करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो उसमें बयान और मंत्रालय दूतावासों में मिलने के संदर्भ में जो बातें आई हैं उसमें व्यावहारिक रूप से सुनीलम जी को, शशि शेखर जी को, फिरोज जी को, कमरागा जी, रामशरण जी वगैरह मिलकर उसकी पहल करेंगे। एक बात उस पर हम लोग की सहमति हुआ है, और उसमें लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के अलावे जो अन्य संगठन इस विषय पर भी केंद्रित होकर बने हुए हैं, सबके साथ वो शुरुआत हो सकती है। और अगले कुछ दिनों में हम लोग उस दिशा में कुछ सार्थक करेंगे, फिर बैठेंगे। इस बात के साथ आज का जो है लंबा लगभग 2 घंटे का, क्योंकि हम लोग 7:50 में ही एक तरह से जुटना शुरू कर दिए थे, तो अभी बात समाप्त की जाती है। और किसी को संक्षिप्त टिप्पणी अगर करनी है, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।